मेरे गुरु ने बोला जॉनी ये तो तेरा आइटम बन गया यार। उसी आइटम से जॉनी लीवर बचा। स्टैंड अप से मुश्किल काम मुझे लगता दुनिया में कोई नहीं है। कभी कभी तो ऐसी ऑडियंस होती है उनको हंसना ही नहीं है, अब उनको हंसाना है। ये बहुत खतरनाक चीज़ है। महेश भाई अगर मैं आज इनको अगर नहीं हंसा सका ना, हिंदुस्तान लीवर में नौकरी ही करूँगा, मैं ये काम नहीं करूँगा। इनको हंसाऊंगा इनकी ऐसी की ऐसी। आप डायरेक्टर हैं ना, आप जैसे 50 खोपड़ी एक स्टैंड अप के अंदर होता है। ये कल्याण जी आनंद जी अमिताभ बच्चन नाइट जो शो था ना, $100 की टिकट $300 में ब्लैक होती थी। किसी का नहीं अभी तक, ओनली अमिताभ बच्चन। एवरी शो में शिल्पा शेट्टी गवाह है, मेरे को बोलती है जॉनी भाई अमित जी आके मेरे पीछे, हाइट वाली है ना, मेरे पीछे से आके पूरा आपका आइटम देख के जाते थे। मैंने कहा यार हम देखते थे उनको, वो हमें देख रहे हैं। मेरे शो में तुझे 10 मिनट दूंगा, इन्होंने 10 मिनट का आइटम किया, स्टैंडिंग ओवेशन। और एक औरत पीछे से आवाज़ दी मालूम है, ओ जॉनी भाई अभी तुम संभालो। तो जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हो, तुम्हारे साथ मेरे को ऐसा चलना है। मुझे भी भारी पड़ा था। हाय एवरीवन, दिस इज़ जेमी लीवर। आप लोगों ने मेरे सारे वीडियोस देखे हैं, कुछ लोगों ने मुझे टीवी पर देखा है, कुछ फिल्में भी देखी हैं और कुछ लोगों ने मुझे वेब सीरीज़ या पॉपकॉर्न जैसे शोज़ पर देखा है। थैंक यू फॉर दैट। मैंने सोचा कि आज कुछ अलग करते हैं, एक ऐसे इंसान को इंटरव्यू करते हैं जिनको लोग बुलाते हैं द किंग ऑफ कॉमेडी, द फनी मैन ऑफ इंडिया, द गॉड ऑफ कॉमेडी और ये सारे बड़े बड़े टाइटल्स। लेकिन मैं उनको बुलाती हूँ डैडी और कई बार बॉस भी, क्योंकि हम साथ में स्टैंड अप शोज़ करते हैं। यस, मैंने अपनी करियर की शुरुआत में स्टैंड अप शोज़ किए थे मेरे डैड के साथ। हमने मिलकर कुछ 200 प्लस शोज़ किए हैं वर्ल्ड वाइड। मैंने तो सिर्फ इतने ही शोज़ किए हैं, लेकिन मेरे डैड को स्टैंड अप सीन में 50 साल होने आ रहे हैं और ऐसे कितने सारे स्टोरीज़ हैं, कहानियाँ हैं जो मुझे बताते हैं, which just blows my mind. And I feel like I want to share this with the world. I feel like you need to hear it from him. So today, I'm going to be interviewing him and I'm really, really nervous because this is huge और मैंने कभी ऐसा कुछ किया नहीं है. So let's go for it and let's see how this goes. This interview with the one and only Mr. Johnny Lever. तो थैंक यू डैडी फॉर कमिंग फॉर दिस इंटरव्यू पॉडकास्ट, जो भी आप कहना चाहें। बट मैं आपसे रोज़ कुछ सीख रही हूँ एंड एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन माई सेल्फ, जिसने अभी अभी स्टार्ट किया है, मेरे खुद के वन वुमन शोज़ हो रहे हैं, जब मैं आपके साथ टूर करती हूँ तो मैं नई नई चीज़ें सीखती हूँ और समझ रही हूँ इस क्राफ्ट के बारे में। जैसे रिसेंटली हम लोग लंदन टूर कर रहे थे, आपका शो था जॉनी लीवर लाइव और जिसमें मैं परफॉर्म करती हूँ, और हम शो ख़त्म करके आ रहे थे। शो के बाद हम गाड़ी में थे, वी वर गोइंग बैक टू द होटल और शो के बारे में कुछ डिस्कशन चल रही थी, कुछ फीडबैक आ रहा था एंड इट वाज अ नाइस मूड। और मैंने आपको कई सारे सवाल पूछे आपके पुराने टूर्स के बारे में, जब आप पहले लंदन जाया करते थे, पहले टूर्स करते थे, बड़े बड़े स्टार्स के साथ, बड़े ऑर्केस्ट्रा नाइट्स होते थे, और आपने कुछ कहानियाँ बताई जो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी एंड उससे मैं बहुत ज़्यादा इनकरेज हुई। तो मुझे लगता है कि ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं और आपके बहुत एक्सपीरियंसेस है। आपके कितने साल हो गए आपको? मुझे 50 years of stand up in 74 से स्टार्ट किया था, 74 to 24। wow, 50 years of stand up में there are so many experiences that you had जिनके बारे में I don't think we know enough, या आज की जनरेशन तो नहीं जानती। तो मैं ये चाह रही थी कि आप ये सारी कहानियाँ मेरे साथ शेयर करें, सो आई कैन शेयर विद एवरीबडी, स्पेशली जो एस्पायरिंग कॉमिक्स हैं, जो अभी के कॉमिक्स हैं। these are like gems for us. So yeah, 50 years of stand-up comedy. क्या है, देखिए ऐसा है बेटा, मैं तो पहले सोचा नहीं था, मुझे पहले शौक था डांस करने का। मैं नकल करता था महमूद साहब के गानों पे, किशोरदा, जॉनी वागर साहब, इनके गानों पे डांस किया करता था। उनके एक्सप्रेशंस, उनका डांस करने का तरीका, वो कैसे गाते थे, वो मैं करता था नकल। मगर फिर मिमिक्री करूँगा, स्टैंड अप करूँगा, ऐसा दिल में आया था यार ये भी करना चाहिए। ये आवाज़ें निकाल रहे हैं, ये आवाज़ें कैसे निकालते हैं लोग यार, मैं तो खाली नकल करता हूँ। हाँ, आवाज़ें की कॉपी कैसे करते हैं, बोले एग्जैक्टली एक्टरों की तरह बात करते हैं कैसे। तो मैंने पहली बार देखा दिनेश इंगू साहब को, मैं 13 साल का था। आपने लाइव देखा उनको? लाइव देखा षणमुखानंद हॉल में, मैं 13 साल का था। आप 13 साल के थे तभी आप काम कर रहे थे या? ना मैं काम नहीं करता था। Okay. मैं काम पे लगा 18 को, ये 18 साल का हुआ। Okay. तब मैं मेरे डैडी के यहाँ, जहाँ हिंदुस्तान लीवर में काम करते थे, हाँ, वहाँ मैंने ज्वाइन किया।
जब 18 साल का होता, 13 साल का, ये मैं डांस करता था 10-11 साल की उम्र से। ओके। फिर वो धीरे 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 आवाज़ में थोड़ा सा वो आया कि यार मैं नकल भी कर सकता हूँ, आवाज़ भी कर सकता हूँ। जो लोग कॉपी करते थे उनको देख के मुझे लगता था यार ये कैसा कर रहे हैं, एक जादू लगता था। तो मैंने पहली बार दिनेश सिंह भाई को देखा करते हुए, मैंने कहा यार ये कैसे ओम प्रकाश जी की नकल करते हैं, अशोक कुमार जी की तरह बोलते हैं, मैं भी कर सकता हूँ यार, मुझे भी करना चाहिए। तो मुझे इंस्पिरेशन जो है दिनेश सिंह भाई से मिली। ओके। दिनेश सिंह जी जो हमारे पहले वो मिमिक्री वगैरह करते थे, उन्होंने फिल्मों में भी काम किया। कोरा कागज़ में उन्होंने बड़ा अच्छा रोल किया, वो बहुत अच्छे एक्टर हैं। और जिगरी दोस्त जीतू साहब की फिल्म उस वक्त उन्होंने काम किया। बाद में वो फिर वो इतने क्लिक नहीं हुए, लेकिन करते रहे, अभी भी करते हैं, अभी शायद बंद। लेकिन मिमिक्री जो है, मिमिक्री करना, स्टेज पर जोक बोलना, ये बहुत टफ जॉब है। या तो मैं बोला यार ये मैं करूँगा। वो करते करते करने लगा, शौक से कर रहा था, मैं शौकिया कर रहा था, लेकिन मुझे नहीं मालूम है कि ये प्रोफेशन बनेगा ही। वो करते 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 मैं फैक्ट्री में भी काम करता था, फिर वहाँ से फिर शो भी करता था, फैक्ट्री में भी काम करता था। तो ये सब करते 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 फिर लोगों को मैं अच्छा लगने लगा। तो लोग मुझे बुक करने कंपनी फैक्ट्री में आते थे। हेमंत कुमार जी का साले साहब आ गए, वो उनका कोई आदमी आ गया मुझे लेने के लिए, डेट देने के लिए। हेमंत कुमार जी पुराने सिंगर, हाँ। तो उनके शोज़, फिर मुझे 77 की बात कर रहा हूँ, 76-77 की बात कर रहा हूँ। तब आपकी उम्र? आई वॉज दैट टाइम 21 ईयर्स ओल्ड। तो करते करते फिर कल्याण जी आनंद जी भाई मेरे मिले 79 में, 78-79 में मुझे 2 म्यूजिशियन भाइयों ने मिलाया, किशोर भाम, मुशर्रफ खान, ये 2 म्यूजिशियन भाई तबला बजाते हैं वहाँ पे, कॉन्गो बजाते हैं किशोर भाई। उन्होंने आपको कल्याण जी आनंद जी से कल्याण जी मिलाया? आनंद जी भाई से मिलाया। तो बोले ये लड़का कमाल है, उनके ऑर्केस्ट्रा में, उनका ऑर्केस्ट्रा था, उनमें मैं करता था। ऐसा करते 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 ये कैसे बन गया मुझे पता नहीं। और मैं नकल करता था। हमारे सीनियर आर्टिस्ट जो थे ना, हाँ। हमारे जो सीनियर थे, जिनको मैं गुरु बोलता था, प्रताप जानी, हाँ। राम कुमार, ये 2 जन थे, हाँ। दोनों सिंधी थे। उनके आइटम्स ही मैं करता था, क्योंकि उस उम्र में आपके पास उतना वो नहीं है कि आप आइटम बनाएं, कुछ सोचें आप, तो वो उतना दिमाग नहीं था उस टाइम पे। वो नकल में थे हम लोग। लेकिन नकल करते 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 मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं नकल कर रहा, तो फिर वो म्यूजिशियन लोग भी बोलते थे अरे उसका आइटम करता है या उसका आइटम करता है, वो इज्जत ही नहीं थी। हाँ। मैं बोला यार ये क्या है। तो फिर धीरे धीरे अपनी तरफ से कुछ बनाना है। मैं बोले जब तक मैं अपनी तरफ से बनाऊंगा नहीं, मुझे इज्जत नहीं मिलेगी यार, वो लोग इज्जत भी नहीं करते हैं यहाँ पे। तो फिर मैंने अपना आइटम बनाने के लिए बहुत मैं तरसता था, तड़पता था कि मेरा दिमाग क्यों नहीं चलता है, मैं अपना कुछ अलग नया क्यों नहीं सोचता हूँ। तो करते करते एक बार मैं माइम चर्च है ना अपना, मैं जाके बहुत रोया। मैं जीएस के सामने बैठ के रो रहा था, चर्च के सामने रो 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 के मुझे आइटम चाहिए, मुझे आइटम चाहिए, मुझे आइटम चाहिए, मुझे आइटम। मेरा दिमाग क्यों नहीं काम करता। जैसे मैं उठा, और मैं रहता था किंग सर्कल, ये चर्च माइम में, मैं पैदल ही आता था, पैदल ही जाता था। तो मैं पैदल चर्च से निकला, घर तक पहुंचा तो मेरा आइटम बन गया कबड्डी का। कबड्डी का आइटम जो ऑडियो कैसेट में है, Yes. 82 में आई थी। यस। ऑडियो कैसेट में बहुत फेमस हुआ, लेकिन मैं वो आइटम बनाया था 77 में। ओके। 1977 में वो आइटम बन गया था। और आप स्टेज पर परफॉर्म कर रहे थे वो item? वो आइटम बन हाँ। मेरे गुरु ने बोला, उनको मैंने सुना दिया, मैं सीधा गुरु के घर पे गया। बाजू में सिंधी कैंप है, वही रहते थे। बोले प्रताप भाई मैंने ये कैसा दिमाग में कुछ आया, मैं ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है, ये ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये वो एक्टर ऐसा करता है, ये एक्टर ऐसा करता है। कुछ हिजड़े हैं, वो फिल्मों में काम करते हैं ना, शूटिंग कैंसिल हो जाती है तो एक्टर लोग, हिजड़े लोग, सुनो बोले क्या टाइम पास करेंगे, चलो कबड्डी खेलते हैं। तो वो कबड्डी खेल रहे हैं हिजड़े और एक्टर लोग, तो कैसे कबड्डी खेलेंगे। तो उसमें जॉनी वाकर साहब बोलेंगे, बोले यार चलो टाइम पास करें, भाई शूटिंग तो कैंसिल हो गई है, कब तो लोग एंजॉय करते हैं, कबड्डी खेलेंगे हम, कबड्डी खेलने का मूड हो गया, चलो कबड्डी खेलते हैं, आ जाओ भाई, हेलो, चलो अभी आ जाओ, ओम प्रकाश जी, मैं क्या करूँगा यार, छोड़ो तुम लोग खेलो, कबड्डी खेलूंगा, मेरी जब भी खेलता हूँ कबड्डी बढ़ जाती मेरी चड्डी, वैसा कुछ बोल। अशोक कुमार जी क्या बकवास करते हो, कबड्डी खेल भी की चीज़ है, कोई और खेल खेलो, क्रिकेट खेलो, हॉकी खेलो, क्रिकेट वो खेल, क्या क्या कबड्डी खेलने का, टांग खींचो, इसके उसकी ऐसे क्या कम है कि हमारी इंडस्ट्री में एक दूसरे की टांग खींचते रहता है, क्या भी खींचवा, क्या मैं नहीं खेलूँगा। तो सब ऐसे नकल कर, हुजड़े लोग तो वहाँ पे आए, हम लोग पे हम लोग क्या करें, हमको बच्चा है तो हम लोग क्या नहीं क्या है,
तो वो लोग खेलते, तो ऐसा आइटम बनाया मैंने। तो केशव मुखर्जी फलाना ये वो सब, वो बहुत बड़ा था पूरा क्लाइमेक्स का। वो आइटम बन गया। मेरे गुरु ने बोला, जॉनी ये तो तेरा आइटम बन गया यार, तेरा आइटम बन गया। मेरा आइटम बन गया, मैं तरसता था मेरा आइटम बन गया, कोई आइटम बन, मेरा आइटम बन गया। बोले हाँ तेरा ये आइटम है यार, लोग पागल हो जाएंगे, तूने क्या कर दिया, ये आइटम में तेरा यार, तो कमाल का आइटम है। उसी आइटम से जॉनी लीवर पहचाना गया। वाह वाह। वो आइटम को लोग, इंडस्ट्री वाले, फिल्म इंडस्ट्री के लोग कभी एज ए गेस्ट आते थे, अरे क्या कर रहा है ये, अरे कैसे सोचा ये साहब ने। और एक आइटम बनाया था मैंने, ऐसे बिल्डिंग में आग लग जाती है, फिल्म इंडस्ट्री सब स्टार लोग रहते हैं वहाँ पे, तो वो कैसे एक दूसरे भागते हैं, क्या करते हैं, कैसे बिल्डिंग से निकल के आते हैं, वो भी बड़ा हिट हो गया। तो पूरा ऑडियो कैसेट में है, उस ज़माने में ऑडियो कैसेट होता था, घर घर में, हर दुकानों में, शादियों में, हर जगह मेरी कैसेट ऑडियो बजा सकती। तो वो बनने के बाद मुझे लगा कि भाई सब बोलने ताना मारने लगा, तू यार इतना बड़ा आर्टिस्ट है, तू काय को नौकरी करता है, तू छोड़ यार, तेरा क्या। 81 में मैंने नौकरी छोड़ी थी, मगर 82 में ये। तो आप 81 में नौकरी भी कर रहे थे, साइमल्टेनियसली आप शोज भी कर रहे थे? शोज भी करता था, इवनिंग में जब भी आपको टाइम मिलता था या फिर? बिल्कुल बिल्कुल शो करता था। रात को 2-2 बजे आता था शो, 1 बजे 2 बजे, अब लोग कहाँ शो करते थे। आप मुझे बता रहे थे कि आप दिन में कुछ कभी कभी 3-4 शोज 5 शोज करते थे। 6 और आप मुझे बता रहे थे वो टैक्सी के बारे में, 31st नाइट, या 6 7 8 शो, सुबह 4 बजे तक शूटिंग करते थे। ये शूटिंग शो सॉरी शोज और नौकरी के साथ साथ? नौकरी के साथ साथ। तो आप टेल मी डैडी, जब आप बोल रहे थे कि वो आप एक टैक्सी रखते थे, हाँ एक टैक्सी, टेल अस अबाउट एक दैट। टैक्सी होता था और शो के 2 दिन? जोड़ी कपड़े होते थे। हाँ एक प्लास्टिक की थैली में रखता था, हाँ। और ज़्यादा पसीना आ गया तो एक जोड़ी चेंज कर लिए, 3 शो टैक्सी के अंदर? टैक्सी के अंदर ही, हाँ। टैक्सी के अंदर ही चेंज कर चलती टैक्सी में? टैक्सी में, हाँ। और एक ब्रश रहता था मेरा, हाँ मुरू बाल के लिए, तो बड़ा मजा आता था। कभी कभी क्या होता है 31st नाइट में तो ट्रैफिक जाम होता है ना, हाँ, तो टैक्सी छोड़ के उतर के चल के जाता था। वो थैली पकड़ के और शो वहाँ कोट एंट्री वगैरह करो, पकड़- यहाँ एंट्री करो, मैं जाते ही मेरे को एंट्री मिल जाती थी। अच्छा, तो वहाँ ये इसी उस पर मैंने शो लिया, तो- मैं आऊँगा मेरे को एंट्री दे देना। उस टाइम पे 70s में किस किस्म के शोज होते थे जब आपने स्टार्ट किया था? कितने? जैसे आप बता रहे थे 70s में, राइट? हाँ, जब आपने शुरू किया था, Yes, yes. तो आप कह रहे थे ऑर्केस्ट्रा, इट्स कॉल्ड Orchestra. ऑर्केस्ट्रा। तो किस किस्म के शोज होते थे? ऑर्केस्ट्रा में क्या ऑर्केस्ट्रा में होता था? ऑर्केस्ट्रा होता था कि कोई भी शो होता था, मेरे को बोला जॉनी लीवर चाहिए, हाँ। क्योंकि ऑडियो कैसे रहते ना फेमस था, हर एक को जॉनी लीवर चाहिए था। ओके, उनका कोई भी फंक्शन हो, बोले मैं आते ही मुझे एंट्री दे देना। मैं जैसे पहुंच गया, जॉनी लीवर आ गया डर मैं अपना आ गया, ओ करके अपना राइट। निकल गया। तो वो टाइम पे मुझे मिलते थे कुछ 200 रुपया, 100-150 रुपया। पर शो के? हाँ, और कितने लेकिन मिनट? वो नाम होने के बाद ज़्यादा पैसे मिल गए। हाँ। हाँ, उसके पहले 100-150-200 और आप कितनी देर परफॉर्म करते थे? एक हाफ एन आवर, हाफ एन आवर? 15-20 मिनट्स, हम्म। उतना काफी था उनके एक लिए, क्योंकि entry। बहुत मसाला था ना। हाँ। बीच में इतना भी करके बहुत हो गए। तो और आपकी एंट्री काफी है, जॉन लीवर आया था। तो ऑर्केस्ट्रा में डांस भी होता था, हाँ, सिंगिंग, सब होता था। और मैं- स्टैंड अप वाज लाइक अ स्पेशल कुछ? स्टैंड अप आया, पहचाने पकड़े निकल गया। तो फिर वो मैं आइटम बनाता भी रहता था, मुझे लोग मिलते थे, फिर यहाँ वहाँ से यहाँ में कैसे अभी आते हैं, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, कुछ भी, तो लोग हंसते थे। हम्म करंट टॉपिक पे कुछ चीज़ बना के हम्म मैं बोलता, अब वो बनाने की मशीन काम करने लगेगी, हम्म तो मैं करता गया। तो ऐसे ही करते करते ना तो ये हो गया। हालांकि ये इतना मुश्किल काम है। आज जो जॉनी लीवर तो कमाल है, कुछ भी कर सकता है, क्या भी कर, ऐसा सोचते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन है, लेकिन हमको पता है हमें कितनी तकलीफ होती है। स्टैंड अप से मुश्किल काम मुझे लगता है दुनिया में कोई नहीं, हम्म क्योंकि आपको ऑडियंस के जिंदा है ना, ये रोकड़ा बिजनेस है ऑडियंस के सामने। समझे कि नहीं? अब बोलना है, उनको हंसाना है। कभी कभी तो ऐसी ऑडियंस होती है उनको हंसना ही नहीं है। अब उनको हंसाना है, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। रेडियो क्लब है अपना कोलंबा में, हाँ रेडियो बाबला ऑर्केस्ट्रा था, कल्याण जी भाई के छोटे भाई, उनका बड़ा मशहूर ऑर्केस्ट्रा उस ज़माने में, बाबला ऑर्केस्ट्रा। तो वहाँ पर उनका मिमिक्री आर्टिस्ट जो था वो काफ़ी वो कर चुका था, तो उन्होंने कभी कोई नया लाओ कोई अलग से, तो जॉनी लीवर को बुला लिया। मैं क्या वहाँ का, तो सब म्यूजिशियन लोग भी बोलते थे, वाह वाह जॉनी, बहुत जॉनी लीवर बना हुआ है तो है, आज तेरे को मालूम पड़ेगा यहाँ रेडियो क्लब में। ये लोग हंसते ही नहीं। डिफिकल्ट ऑडियंस है, हाँ, डिफिकल्ट ऑडियंस। डिफिकल्ट ऑडियंस। तो वैसे बैठे हुए बोलो, सब धनवान लोग हैं, हाँ, आराम से आते हैं, अपने आप पे एहसान करने वाले लोग हैं। तो ऐसा बैठे रहते थे।
तो बोले आज मालूम पड़ेगा तो आज तुझा निघणार आहे सगळं. हम्म, बहुत बहुत हंसाता ना. अब यहाँ हंसा के दिखा तू. वो मिशन लोग बड़े हाँ. कमाल के होते. मैं बोले यार नर्वस कर रहा तो मेरे को यार. बोले नहीं नर्वस नहीं, आज तेरा टेस्ट है. हाँ. तेरे को ऐसे बुलाया क्या? आया. मैंने कहा यार क्या बात कर रहा हूँ. बोले ये ऑडियंस को हंसा के दिखा दे. मैं बोला यार क्या करूँ मैं. वो देखा मैं लोगों को ऐसे देख रहा हूँ. मैं बस जब भी आता हूँ ऑडियंस को देखता था. ऑडियंस को देख करके उनके हिसाब से आइटम क्या करूँ मैं, क्या करूँ, क्या नहीं. इसमें ये आइटम करूँगा, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, पहले ये करूँगा, वो करूँगा. उनके समझ, इनको देख के मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा. हाँ यार ये कुछ अलग अलग टाइप के लोग कैसे कहूँ. मैं उसको लड़के को बोला जो मेरे साथ मजाक कर रहा था मेरे से, वो मिशन, हाँ. वो मेरे को भी हंसाता था. वो बड़ा उसका सेंस ऑफ सेंस ऑफ ह्यूमर ह्यूमर था. बहुत अच्छा था. तो मैं उसको बोला देख उमेश भाई, अगर मैं आज इनको अगर नहीं हंसा सका ना तो मैं हिंदुस्तान लीवर में नौकरी ही करूँगा. मैं ये काम नहीं करूँगा. राइट. अगर मैं इनको नहीं हंसा सका तो मैं ये काम नहीं करूँगा. क्या करना है, अपने आप को धोखा नहीं देना. हटाओ. राइट. क्यों करूँ मैं. अरे यार तुम तो नहीं, मैं इनको हंसाऊँगा इनकी ऐसी की तैसी. मैंने पता नहीं क्या उस वक्त मेरे को लगा, जो कुछ मैं करता था उसका और भी बढ़िया तरीके से, और भी मतलब अच्छे एक्सप्रेशन निकाल के ये वो करके एक एक की एक्टिंग ऐसा करूँगा कि ये लोग पागल हो जाए. हाँ. और मैंने किया, और जैसा मैंने किया और लोगों ने वो जिससे बैठे थे सब ऐसे बैठे थे, वो पागल हो गए. वो एड़े हो गए. वो अपना उनका जो भी था ना, उनका जो अपना क्या बोलते हैं, जो अपना सोफिस्टिकेटेड लोग थे ना, वो सब उनका लेवल वैल्यू सब भूल गए. वो बच्चे बन गए. पागल हो गए. तो मेरे को बाबला जी है ना, बहुत इंटेलिजेंट आदमी, उन्होंने म्यूजिक भी दिया, कंपोज किया. बाबला जी ने मेरे को बोला जॉनी तुमने पता नहीं क्या किया आज जो तुमने किया है ना, बहुत बड़ा काम किया तुमने. ऊपर वाला तुमको और आगे ले जाए, और ये करो ये करो लाइफ में. ये जो तुमने किया है ना आज, बहुत कमाल की, ये मामूली बात नहीं. ऐसी ऑडियंस को हंसाया आपने तुमने. वाह 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 वाह. तो वो जो दिन था, उस दिन मैं एक स्ट्रांग आर्टिस्ट बना था. तब आपको ऐसा फील हुआ कि मैंने कुछ किया है. तो ऐसे ना आप लोग, हम लोग ऐसे सिचुएशन से सीखते हैं, ऐसे लोगों से हम सीखते हैं. तो हमारा ये होता है कि हम लोगों को परफॉर्मेंस जो है आप दिल से करते हो, और लोगों को समझते हो कि ये लोग क्या है, यहाँ क्या देना है, यहाँ क्या नहीं देना है, यहाँ कैसे रखना है, क्या. कभी कभी हो जाता है, आगे पीछे हो जाता है. अभी कभी कभी हम लोग आइटम कर रहे हैं, वो करते 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 हमको पता है इसके बाद ये करूँगा मैं, कर भी रहे हैं, तीसरा सोच रहे हैं हम लोग, अरे नहीं ये नहीं चलेगा, दूसरा सोचना पड़ेगा मेरे को. हाँ, क्योंकि परफॉर्म करते करते हम तीसरा सोचते हैं. यस, क्योंकि कहते हैं ना कि कॉमेडियन के दिमाग में द कॉमेडियन हैज 3 ब्रेन्स. प्रेजेंट है, एक जो प्रीवियस हो चुका है जोक उसको एनालाइज कर रहे हैं, और जो आने वाला है. एग्जैक्टली ये है, ये ऊपर वाले की तरफ से सब हर एक कॉमेडियंस को वो होता है. तो भाई ये नहीं, अभी भाई ये नहीं करूँगा, ये नहीं चलेगा शायद, उनको ये दूंगा मैं, ये दूंगा. इतना शार्प, और आपको इतना कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा आपको, और ये चीज़ें सब बहुत ही सोचना पड़ेगा आपको. तो ये चीज़ें धीरे 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 हम मजबूत होते हैं. राइट. 1974 में पहली बार मैं गलियों में इधर उधर शो करता था. हाँ. पहली बार हमारे यहाँ बॉम्बे हॉस्पिटल है ना, टाउन साइड में, वहाँ एक हॉल है, पाटकर हॉल. पाटकर हॉल में शो होता था, मिमिक्री नाइट कॉम्पिटिशन, ऐसे टाइटल होता शो ही होता था मिमिक्री का, मिमिक्री शो. तो उसमें हमारे सीनियर्स आर्टिस्ट सब बड़े बड़े लोग आते थे, और चाहने वाले भी आते थे. बड़ा अच्छा एक टाइम अच्छा था, वो शो होता था. मैं अपने गुरु के साथ जाया करता था तो अटेंड कर. मेरे गुरु वहाँ पे एंकर भी थे और स्टैंड भी करते थे. प्रताप जानी साहब. प्रताप जानी करते प्रोग्राम. शुरू में किसी को नए को डालते थे ना, भाई इसको डाल दो ना, ये लड़का कमाल करता है. मैं कमाल करता था, मैं एक्टर की कॉपी करता था उस टाइम पे. तो किसी को लगेगा नहीं कि यह लड़का ऐसा कर सकता है. तो मैं ऐसा था. तो उन्होंने बोल दिया ये कमाल करता था. मैं कमाल ही करता था. वो सब लोग बोलते यार तो कैसे कर लेता है, बाकायदा आत्मा आ जाती थी एक्टर की. आपको लगेगा कि एक्टर ही बोल रहा है. तो बताइए कैसे करता है तुम यार, कैसे कर लेता है, ऐसी तारीफ होती थी. और मुझे उन्होंने बोला कर, उसको अच्छा कर लेगा नहीं, शक्ल से तो लगता नहीं कर लेगा, लेकिन कर लेगा ना. तो वो दिलीप दत्त साहब थे, अरे डाल दो उसको, और अरे आपके सामने. और हॉल में, ऑडिटोरियम में मैंने कभी शो नहीं किया था, पहली बार.
मैं गया उधर, ऐसा लगा गया ऐसे कौन है, क्या है, क्या की लाइट वाइट पब्लिक, तो ऐसी लाइट पब्लिक मुझे दिख नहीं रही थी। ऑडियंस चिल्लाने लगी, ऑडियंस चल रहे क्या भाई चल कौन है, कहाँ से आया तू, हूटिंग हो रही। आउटिंग हो रहे थे। मैं तो पहले तो उसको लगा होगा ये कोई माइक वाला होगा, माइक ठीक करने आया पड़ते ठीक थी। तो पतले पुतले तो कौन है क्या है, मैं भूल गया क्या करना है, कंप्लीटली ब्लैंक हो गया। ब्लैंक हो गया मैं। कमाल करने वाला लड़का ब्लैंक हो गया। ये क्या हुआ बे, कौन है, कहाँ से लाया इसको, अरे निकाल इसको, अरे चल भाई निकल। मैं निकल ही गया, निकल गया मैं वहाँ से। मेरा गुरु तो भाग गया, और सब लोग देख रहे थे कौन है, किसने लाया इसको। तो देख रहा था मैं 17 साल का, बहुत बुरा लग रहा था वहाँ से। फिर मैं निकल के वहाँ से आज़ाद मैदान से चल के जाना है, फिर वीटी स्टेशन ट्रेन पकड़ के अपना घर जाना है मेरे। हाँ। मैं रास्ते में एक जगह रुक गया, मैं मैदान आसमान, मैंने ऊपर वाले से बोला गॉड, क्या मैं, आंखों में आंसू थे मेरे, मैंने गॉड मैं क्या एक्टर नहीं बन सकता हूँ मैं, मेरा बदन पूरा ऐसा होता झिल जा रहा था, समझ में नहीं। शौकास है तो बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनेगा, डर मत मैं तेरे साथ हूँ। ये कौन सी आवाज़ है, बाप रे, कोई नहीं अगल बगल में, आवाज़ कहाँ से आई। मैं जो डर के भागा वहाँ से, सब भागा। मैं कहा ये क्या आवाज़ है, मेरी साइकोलॉजी, मेरा कुछ खुद का वो है क्या है, ये वाकई गॉड की आवाज़ है, परमेश्वर की आवाज़ है क्या है, डोंट नो। मैं भागा लेकिन मैं डरा हुआ था। तो ये जो है ना, वो मुझे रोना, मेरा इंसल्ट, उसने मुझे हिम्मत दी। राइट। इनको अगर नहीं हंसाया तो मैं नौकरी छोड़ दो, मैं नौकरी करूँगा, यू नो। ये ना आपके साथ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो आपको चैलेंज करते हैं, वो होना चाहिए, ऐसे टफ टाइम्स आने चाहिए। हाँ। आपके अंदर एक जोश आना चाहिए, जोश, जिससे आप सोचते हैं फिर बनाते हैं कि मैं ये बनाऊंगा, मैं वो बनाऊंगा। मैंने ऐसे ऐसे आइटम बनाए हैं जो जिंदगी से जुड़े, मैं मेरी जिंदगी में जो हुआ है वो देख के। हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम राइट्स होते थे, हाँ। तो राइट्स पे मैंने आइटम बनाया। लोग रोते थे, मैं दत्त साहब के साथ, सुनील दत्त साहब के साथ जाया करता था, 10-15 हज़ार लोग बैठते थे, वो लोग रोते थे कि क्यों लड़ रहे हैं आप लोग, हंसा हंसा के एंड का झटका देना। हाँ। तो ये जो चीज़ें ना, ऐसी चीज़ें मैं करता था। राइट। तो मुझे पूछना है कि जब आप स्टेज पर थे, आप परफॉर्म कर रहे थे, आप ये सारे शोज़ कर रहे थे, बट जैसे आपने कहा कि वहाँ पर सिचुएशन बहुत ही ख़राब थी बिकॉज राइट्स चल रहे थे, और आपकी फैमिली लाइफ में भी बहुत सारी ट्रेजेडीज़ थी, बहुत डिफ़िकल्ट था। तो आप कहेंगे कि ट्रूली कॉमेडी कम्स फ्रॉम ट्रेजेडी, कि आपके लिए वो एक एस्केप था? कॉमेडी में आदमी को एक तो मालूम है कि मैं कॉमेडियन हूँ, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, मगर मेरा परफॉर्मेंस है, मुझे परफॉर्म करना है, तो आदमी प्रिपेयर रहता है, आर्टिस्ट प्रिपेयर रहता है। कभी कभी तो जैसे मेरी बहन मर गई, तुम्हारी मेरी आंटी, तो मुझे मालूम है मुझे शो है, मुझे लगा शाम के 7 बजे होगा, मेरे दोस्त भी आने वाला था, दोस्त आ गया, मैंने जल्दी आ गया, घर में सब रोते हुए बैठे थे, जल्दी आ गया, जल्दी इसलिए आया कि तेरा शो 4 बजे है। क्या बात कर रहा है, 7 बजे नहीं है, 4 बजे, बाप रे, थरा वो सब लोग रो रहे हैं, और मैं जाके अपना कपड़ा पड़ा लेके टैक्सी में बैठा, टैक्सी में अपना ये करके गया उधर। मेरा दोस्त टेंशन में था कि कैसे मेरे को होगा? देखते सब करेगा ना, हाँ। और अपना मूड ही नहीं है, हाँ। कुछ अलग है। लेकिन इतना है कि मुझे परफॉर्म कर रहा है, वो भी कॉलेज का शो था, कॉलेज के लड़के वो टाइम पे जोश में रहते अपने, तो वो टफ होता था फिर उनको हंसाना किसी तरह। हमने, मैं उनको भी झेलता रहा, ऐसा क्या शो किया, ये किया, मैंने पैसे भी नहीं लिए, सीधा गाड़ी में बैठ के वापस। अरे पेमेंट वगैरह बाद में उनको पता चला कि ऐसी ऐसी ट्रेजेडी हुई थी। तो हमको मालूम है कि हमने किया, फिर आके फिर अपना बैठ गए, फिर अपना उसी में गाड़ी में आया, फिर अपना ज्वाइन किया पूरे रिश्तेदारों को, सब लोगों ने। तो ये जो है ना आपकी ज़िंदगी में होगा, वो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आपके परफॉर्मेंस से बढ़ के नहीं है। आपको जो भी है ट्रेजेडी अपनी जगह है, लेकिन ये भी अपन इतना कुछ करते हैं तो ये छोटी सी इसको हम लोग समझते हैं, उसको समझना चाहिए, लेकिन उसको बड़ा इशू नहीं बनाने का, मेरा ये हो गया यार वो हो गया नहीं। हम खुद कैरेक्टर को पकड़ते हो, तो अपने खुद कैरेक्टर बन जाओगे, है ना? राइट। तो आप एक कैरेक्टर हो जाओगे। राइट। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन स्टैंड अप जो है ना, जो आप करते हैं, कॉमेडी जो भी करते हैं, मिमिक्री करते हैं, जो भी करते हैं, आपको हर वक्त लगे रहना हो। आप जब सोते हैं वो छोड़ के 6 घंटे आप सो गए, तो 18 घंटे जो है वो आप इसी में रहेंगे, आप चुप नहीं बैठ सकते। यस। अब
रियल स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं, आपका ब्रेन चलता ही रहेगा, आप बात भी कर रहे हो तो यार अरे इसमें मेरा आइटम बन सकता है यार। हाँ कहीं चला गया यार, अच्छा बोले आ जाना यार तेरा आइटम बन जाएगा यार, तो आइटम ही में ही रहते हैं हम लोग, आइटम में तब जाके कुछ चीज़ बनती है, बहुत मुश्किल से बनती है। राइट बीच में यहाँ पे एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर, नाम नहीं लूँगा मैं, वो स्टैंड अप पे बना रहे थे कुछ फिल्म, नहीं बनाए ना उन्होंने, आज से 6-7 साल पहले बना रहे थे, मुझे बुलाया, तो बहुत बड़े डायरेक्टर थे, उनका नाम नहीं लूँगा, मैं बोला बुरा नहीं मानना, बोले आप जैसे 50 ब्रेन चाहिए स्टैंड अप के लिए, आप डायरेक्टर हैं ना, आप जैसे 50 खोपड़ी एक स्टैंड अप के अंदर होता है, स्टैंड अप आर्टिस्ट के अंदर, उसको इतना सोचना पड़ता है, टक 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 टक, कहाँ से मारो, कहाँ मारो, क्या करो, क्या डालो, क्या नहीं, ये सब करना पड़ता है। तो बेचारे वो थोड़े से ऐसे हो गए थे, उनके चमचे बहुत ही नाराज हो गए थे, बोले भले होने दो, लेकिन है ऐसा, स्टैंड अप बहुत मुश्किल चीज़ है, क्योंकि आपने कुछ लिखा हुआ है, किसी ने लिखा है, किसी ने लिखा है, उस पर आप डायरेक्शन करोगे, आपको सपोर्ट हर चीज़ का है, हमको यहाँ हम खुद ही है, राइटर भी हम हैं, एक्टर भी हम हैं, सब कुछ हम हैं, तो हमको सब वो करना है, और हमारे पे ऐसी जिम्मेदारी होती है कि ऑडियंस जो है, हमको जो देखने वाले आते हैं ना, वो भी स्टैंड अप, अंदर से स्टैंड अप आर्टिस्ट होते हैं, वो भले वो परफॉर्म नहीं करते हैं, वो स्टैंड अप वाले होते हैं, उनको शो में आना ही है, हाँ उनको शो, क्योंकि उनके अंदर भी एक स्टैंड अप आर्टिस्ट है, तो उनकी ऑब्जर्वेशन भी बहुत स्ट्रांग होता है, राइट तो हमारे लिए बहुत टफ होते हैं, राइट तो हमको उन्हें हंसाना है, राइट समझे कि नहीं, right. तो हर बार हमारे लिए चैलेंजिंग। राइट। तो ये जो आपका स्टाइल है, आपका स्टाइल ऑफ स्टैंड अप कॉमेडी बहुत ही यूनिक है। आजकल जो हम लोग देख रहे हैं कि एक बंदा खड़ा है माइक पे, वो बातें कर रहा है, बट आपका जो स्टाइल है जिसमें आप मिमिक्री करते हैं, कैरेक्टर्स क्रिएट करते हैं, एक्सेंट्स, आप यूनिक कैरेक्टर्स आपके खुद के क्रिएट करते हैं, आप डांस करते हैं, आप सिंगिंग करते हैं, और जो मैंने फीडबैक लोगों से सुना है शो के बाद, लोग अक्सर ये कहते हैं कि हम लोगों ने 2 घंटे में या 3 घंटे में हमने पूरी पिक्चर देख ली एक आदमी के थ्रू, वन पर्सन। तो ये जो यूनिक स्टाइल है, ये कैसे आपने क्रिएट किया ओवर द इयर्स, कैसे बना? क्या ये गॉड गिफ्ट है, गॉड गिफ्ट है, ये ऊपर वाले की देन होती है, और ये तुम में भी है, ये तुम में है, लोग कहते हैं, मैं नहीं कहूँगा, लोग कहते हैं, इसलिए मैं भी कह रहा हूँ, ये तुम में है, ये बहुत कम लोगों में होता है, और भी कुछ लोग हैं जिनमें होता है। क्या होता है ना, जैसे भी आज के जो स्टैंड अप आर्टिस्ट लोग जो हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो अपने स्टाइल से कर रहे हैं, वो लोग अच्छी अच्छी बातें लाते हैं, और अच्छा है, बिल्कुल शॉर्ट में कि बहुत ही उनका माइन्यूट ऑब्जर्वेशन से डीप बातें भी करते हैं, वेरी गुड। लेकिन वो सिर्फ बोलते हैं, उनके पास कोई ऐसा आइटम नहीं है जिसको आप फरमाइश करें, रिपीट वैल्यू हो, आइटम वो नहीं, अरे बस वो सुनाइए ना, वो नहीं, उनमें और हमें वो फर्क है। अभी हम जो है ना परफॉर्म करते हैं, और हम जो भी बोलते हैं ना उसमें कुछ है, एक आत्मा है, अरे क्या कर रहा है यार तू यार, अरे संभाल के फेंक यार, क्या कर रहा है, मैं ऐसा कर रहा हूँ ना, ऑडियंस भी उधर ही देख रही है, वो एक सीन क्रिएट कर लिया आपने, ऑडियंस भी उधर ही देख रही है, तो इतनी इन्वॉल्व है, वो जो इन्वॉल्वमेंट है ना, तो वो उनका टाइम, मैं बीच में मैं शो गैप लिया था, 2000 से लेके कोविड के पहले 16 तक मैंने गैप लिया था, कोविड बाद में हुआ ना, 21 में आया, राइट, तो मैं 2016 में स्टार्ट किया था, मैं कुछ 7-8 साल बाद, तो मैंने शो के रंग शारदा में, पहला शो रंग शारदा था, और सेकंड शो नेहरू में था, वर्ली। तो फर्स्ट शो में तो मेरी मम्मी को मैंने बीच में बैठाया, मैंने सेंटर में जाके बैठना, सेंटर में जाके बैठना, और खाली मेरे को इतना ही बताना, तेरी माँ तो कभी जाती नहीं, बहुत कम आती हो, पहली बार उसको मैं बैठा, बीच में बैठो, सेंटर में बैठो, मेरे ख्याल तुम भी परफॉर्म करे। हाँ, आपका जॉनी लीवर लाइव शोज आपने शुरू किए थे 2014 में, तब की बात है, हाँ 14 तो वो टाइम पे रंग शारदा में है ना, पहला शो रंग शारदा में, पहला शो रंग शारदा में था, तो मैंने उनको बोला अंदर जाके बैठोगे ना, इंटरवल में खाली इतना ही देखना, कितने लोग घड़ी देखते ऐसा करते, हाँ, घड़ी देख के अरे क्या मतलब, टाइम का पता नहीं चला, नहीं, 1.25 घंटे में 1 घंटा होता ना, 1.25 घंटा इंटरवल, तो यार ऐसा कितने लोग करते, मेरे को खाली इतना बोलना, तो मेरी वाइफ ने बोला हाँ, मम्मी बताए, हाँ 8-10 लोगों को मैंने देखा है, बस में कोई चाहिए, क्योंकि टाइम का पता नहीं चलना चाहिए, लोगों को अरे कैसे कमाल हुआ यार, तो वो है हिप्नोटाइज, आप अपने टैलेंट से हिप्नोटाइज कैसे कर सकते हैं, तो ये ऊपर वाले की मेहरबानी है, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मेरा कुछ वो वहाँ हो जाता है ऐसा, जब मैं जो भी बोलता हूँ कोई लोगों को अच्छा लगता है,
जो भी मैं करता हूँ लोगों को अच्छा लगता है। ये दिस इज गॉड गिवन गिफ्ट। या तो ये चीज़ है, मगर हमको नया सोचना पड़ता है, नया करना पड़ता है। आप फिल्में कर रहे हो, बीच में क्या हुआ, मैं फिल्में भी करता था, शो भी करता था, लेकिन इस वजह से मैं ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट शो में नहीं कर पाया और फिर इसमें भी नहीं कर पाया, अधूरा हो गया था। फिर मैंने क्या किया, बंद करके फिल्मों में मैंने मतलब ये 90s की बात है जब आपने फिल्मों में ज़्यादा फोकस करना शुरू किया। 2000 के बाद ब्रेक आया था ना मेरा, और 2000 yes 13 के बाद तो मैं ज़्यादा फिल्मों में ये करना शुरू किया। टाइम मिले तो शो करता था, पहले शो ही करता था मैं, टाइम मिला तो फिल्में करता था, है ना। Right. फिर मैंने उल्टा कर दिया, फिल्में ज़्यादा करना। हाँ फिल्में ज़्यादा कर, तो वो ज़रूरी था मेरे लिए, है ना। क्योंकि वो मेरे को 4 दिन का काम है, बाहर गाँव जाता रहता है, अरे आउटडोर जाता रहता है, 4 दिन का काम ले उसका निकाल लो, 4 दिन का 6 दिन में इसका निकाल लो, उसको भेज दो, ऐसा करते थे। एक कैरेक्टर पूरा मैं नहीं कर पाता था, रोल होता है ना पूरा, वो नहीं कर पाता, उससे मेरा नुकसान है ना। राइट। छोटे छोटे कितना करेंगे, अच्छा नहीं लगता। हाँ, तो बढ़ गया था, आपको तो मैं ज़्यादा इसमें टाइम नहीं दे पाया ना। हाँ। फिर करते 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 अभी मैं क्या किया, अभी एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं दोनों में भी कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ, इधर भी 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ और यहाँ भी 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ। वो ज़रूरी है। लोग चाहते हैं, बीच में मैंने बंद कर दिया शो कि नहीं अभी मैं नहीं करना शो, क्योंकि मेरे पास आइटम नहीं बन रहे थे। अब नया देना है मेरे को, पुराने मांगते हैं, पुराने आइटम फरमाइश करते हैं, लेकिन नई चीज तो भी चाहिए। जो मेरे जो कट्टर बैठे हुए ना स्टैंड अप वाले, उनको तो देना है ना। और वो आपके पुराने सारे आइटम्स जानते हैं, वो जानते हैं, लेकिन उनको भी नया चाहिए। हाँ, वो आके बोलते भी है भाई ये अब बनाए तुम्हारे मन। गुजराती वालों बोलते हैं लावियो बापो लावियो लावियो ने लाया है, तो ये जरूरी है। तो उनके लिए हमको बनाना पड़ता। तो मैं बीच में बोला तो मैं नहीं कर पाऊंगा यार, अभी टफ है, लोगों के एक्सपेक्टेशंस बढ़ गए और मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं इज्जत बचा लूँ, जो इज्जत मिली है रखो, उसको ख़राब नहीं करना है। मैं फिल्मों में काम करते बैठ, मैं फिल्मों में काम करना, मैं शोज़ करना सोचा मैं बंद करूँगा। काफ़ी साल गैप हो गया था। मैंने क्यों स्टार्ट किया, एक तो अब्बास भाई हमारे जो ऑर्गेनाइजर है, हाँ। वो पीछे पड़े रहते थे, करो करो। मैंने कहा नहीं, तो अब्बास भाई भी नहीं हो सकता मेरे से, वो ना भी भाई करो, कड़की चल रही है कड़की तो यहाँ भी चल रही है, मुझे देखते हैं क्या होता है। फिर एक दिन मैं कहीं जा रहा था मैं, तो मैं ऐसा खड़ा था काउंटर पे, कोई लोग खड़े थे, एक फैमिली खड़ी थी और मैं पीछे खड़ा था। उनके बाद मेरा नंबर, मैं बोर्डिंग कर लूँगा। तो वाइफ एंड हस्बैंड था, छोटा बच्चा था, तो वाइफ थी, बात करते करते ऐसा पलट गई, मेरे को देखी ऐसा, क्या मैं गुलशन ग्रोवर हूँ, शक्ति कपूर हूँ, क्या हुआ भाई। तो इतना क्यों डर गया मेरे को देख के। अब अपने हस्बैंड को कान में कुछ बोली, उसका हस्बैंड भी देखा, फिर वो निकल गए। मैं ऐसे किया, मैं अपना बॉडी कार्ड लिया, मैं बॉडी कार्ड लेके सब कुछ करके मैं देखा तो खड़े उधर लोग, सर प्लीज, हाँ सर आपका शो नहीं करते सर आप। मैं बोला नहीं अभी सर आपका शो देखने के लिए हम लोग मैंगलोर से आते सर। हम लोग दोनों इधर आएंगे, पूरा 1 वीक आपका सब हॉल के अंदर हम शो देख कर जाता था। और प्लीज़ आप वापस शो करो सर, हमको, हम बेंगलुरु से आके देखेंगे। ऐसे ऐसे बड़े फैंस। अरे बोला यार ये ऐसे, उस आदमी ने मुझे हिला दिया। मैं फिर जा रहा था फ्लाइट में, सोच रहा था मैं यार ये सब प्यार करते हैं मुझे यार, तुम वेरी यू हैव टू डू इट, यू हैव टू कम बैक ऑन स्टेज। हाँ, उस आदमी ने मुझे फिर से बुलाया, तो मैं 14 के लिए मैं आ गया। वाह। बट डैडी, आई वांट टू टेक यू बैक कि जब आपने, जैसे आई वांट टू टेक यू बैक टू हंसी के हंगामे डेज। आपने स्टेज शो शुरू किया, आपने अपने आइटम्स बनाना शुरू किया। आप पहले प्रताप जानी जी से सीख करके उनके आइटम्स करते थे, फिर आपने अपने खुद के आइटम्स बनाए और शो करते करते फिर ये कैसेट का कैसे आपको ऑफर आया, वो कैसे बना? आई वांट टू नो द स्टोरी ऑफ दैट। मैं ऐसे ही शोज करता था, कल्याण जी भाई के साथ भी शो करता था। तो कल्याण जी आनंद जी के एक दोस्त हैं केवल भाई करके, जिनको हम मिलने जा रहे हैं अभी। मैं भी जा रहा हूँ 20 मिलने। उनका क्या है, उनका प्रिंटिंग प्रेस था उनका। ओके। और उनको एक शौक था ऐसे ही हेल्प करने का। गुजरात से आते थे बेचारे गाने वाले सिंगर्स, तो कोई भी सिंगर होता हो उनकी कैसेट बनाना, अरे बनाओ यार इनका भला हो जाएगा, इनका ऑडियो बना दे, लोग सुनेंगे बाहर, ये लोग इतना खर्चा नहीं कर सकते हैं। उनको गवा के वो ऐसा करते थे, एक आध लोग ऐसे शौकिया करते थे वो। तो मेरे को जॉनी भाई मुझे आपकी कैसेट बनानी है। अरे मेरी कैसेट क्यों बना लो यार, मुझे कौन सुनेगा। नहीं अरे मज़ा आएगा, लोग सुनेंगे तो हंसेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ये पागल आदमी कितना बनाएंगे आप कैसेट,
10,000 तो कैसेट बनेगा, डिस्ट्रीब्यूट करूँगा मैं। डैडी उस टाइम पे कॉमेडी के कैसेट्स बनते थे या नहीं? नहीं, ऐसा इंडिया कभी में था ही अपनी नहीं। कैसेट बनी थी। इट वाज द फर्स्ट पहले एवर। बनते थे कैसेट, एक के नायकर थे, हाँ, के के नायकर नायकर जी है ना, वो Yes. एमपी में, यस, वो उनकी कैसेट उधर ही घूमती थी, ओके, बाहर नहीं इतना। मेरी कैसेट जो बनी तो फैल गया था पूरी तरह, ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर वर्ल्ड। न्यूयॉर्क भी गया मैं 83 में, न्यूयॉर्क में मेरी कैसेट बेच रही $4 में। वाओ। मैं देखा वहाँ क्या तो कहने का मतलब ये है, तो वो कैसेट जो है बोला आपका निकालना है कैसेट। 10,000 कैसेट बनाएंगे, आपका नुकसान होगा यार, कौन मुझे सुनेगा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों पैसा करा रहे, क्या फर्क पड़ता है, ऐसे चलेगा ना, मज़े आएगा, लोग हंसेंगे। वो इस टाइप का आदमी था बेचारा। वो आदमी मेरे दोस्त हैं, केवल भाई, मेरा वेल विशर बेचारा। तो उन्होंने किया और करके उन्होंने पैसे निकाला, और उसके पार्टनर ने उनको धोखा दिया। अच्छा। उसने कमा लिया, उनको तो पता ही नहीं उनको बिजनेस का, ये तो अपना प्रिंटिंग वाले थे। तो बोला ठीक है कोई बात नहीं, मैं अपने शौक से किया, कोई बात। और आपने कितनी फीस ली होगी उस चीज़ के लिए? उन्होंने मुझे वो एक 10,000 रुपये दिया। ओके, और उस टाइम पे 10,000 भी बहुत ही बड़ी रकम। हाँ 10,000 रुपये दिए उन्होंने से। मैं बोला क्यों दे रहे हैं मेरे को क्या करना है, आपने यार आपको कुछ मिला भी नहीं, आपको पार्टनर ने आपको धोखा दिया। वो बोला नहीं यार झड़े दिए, रखना है यार। अरे मेरे को अच्छा लगा, लोग बहुत खुश हो रहे, तेरा कैसे कितना तो सुन रहे, मालूम दुनिया में ऐसे ऐसे प्यारे लोग हैं दुनिया में, देखो। वो मुझे नहीं मालूम वो कैसेट इतना फेमस होगा, बाप रे बाप। टैक्सी में उधर उधर इधर, वो टैक्सी वाला मुझे कुछ सुना रहा है। हाँ आपको मजा आएगा, एक चीज़ सुना तो आप भी याद करेंगे मेरे को, टाइम पास करो, पेड़ जाना है ना, टाइम पास करो। अच्छा देखो तो मेरी कैसेट, मैं परेशान हूँ पौना घंटा उसको बताने के लिए, ये भाई ये मेरी है। 2-3 बार कोशिश कर, बोलता अरे भाई रहने दो, कहा तुम कहा। तो लोग ये आप आपका है क्या कैसे, आपने आवाज़ निकाला, बात करते छोड़ो यार, टैक्सी वाले भाई अपन हाँ, ऐसे बहुत आते रहते, तुम गड़ा नहीं बनाना, ये बहुत बूझी चीज़ है भाई, आपका वो सुनने को मेरे को यकीन ही नहीं करता था कि मेरी कैसे थी। आपके चेहरे से कोई नहीं मतलब पहचानते थे, क्योंकि आवाज उसमें से। नाम नहीं, खाली नाम होता जॉनी लीवर, फोटो भी नहीं था, हंसी के हंगामे जॉनी लीवर ये होता था, तो फेस था ही नहीं। फेस होता बता था हाँ मैं हूँ, नहीं उनको लगा कैसे मतलब मैं से को मजाक कर रहा हूँ, उसको लगा मैं उसकी खिंचाई कर रहा हूँ। वो एंड तक नहीं, मैं उसको उतरने के बाद बोले भाई ये जो कैसेट है, ये जो आवाज़ें हैं मैंने निकाली है, मेरी आवाज़ है, ये भाई चल निकल किसी और को बनाना भाई, टक टक टक। या यकीन ही नहीं करता थी। शो में जाता था मैं, जॉनी लीवर नाइट, शो फुल हो गया और लोग आया था, जॉनी लीवर कौन है, ये नहीं है जॉनी लीवर, जॉनी लीवर को मैं पहचानता हूँ, अभी बता रहा हूँ, बताओ मैं खड़ा हूँ, मेरे को बोलते जॉनी लीवर को मैं पहचानता हूँ। अरे भाई तारा चांगला बड़क तो है, कौन है, जॉनी लीवर नहीं है ये। फिर हम लोग को एड़ा नहीं बनाने का, कोई महाराष्ट्र में गढ़चिरौली गया था मैं, हाँ, शो के लिए। मैं उनको हाथ जोड़ के बोला भैया देखो मैं जाता हूँ माइक पे खड़े होके बोलता हूँ, आपने कैसेट सुनी है ना, आपको आवाज़ समझ में आएगी, मेरी स्टाइल समझ में आएगी, फिर भी यकीन नहीं आए तो आपके पैसे वापस कर देंगे हम। ऐसा होता था। फिर आवाज़ सुन के बता हाँ यार ये वही है। फिर बाद में शो के बाद बैठ के मेरे से बहुत माफ़ी मांगे। वो ऐसा हो गया कुछ, क्योंकि उतना नाम हो गया ना, सुन के ऐसा लगता है कोई बड़ा होगा, कोई हैंडसम होगा, कोई गोरा चिट्टा होगा, कोई अजीब होगा। मैं देखो तो मैं टोटली अलग था। मैं फैक्ट्री में काम करता था है ना, फैक्ट्री में काम करता था, और फिर मैं इतना हार्ड वर्क था वहाँ पे कि मेरा पसीने पसीने से मेरी वाट लग जाती थी। वो केमिकल में इसमें काम करना पड़ता था, तो मैं बहुत गर्मी से काला, एक तो नींद नहीं, शो भी करो, सुबह उठो 6 बजे 7 बजे की शिफ्ट में जाना है, शो से 3 बजे आए हो रात को, सो के उठो जाओ, तो चेहरा पूरा काला हो जाता था। तो वो अजीब मेरा मजदूर टाइप का होता था मैं। तो मुझे देख के तो उसको लगे ना कि ये कौन है यार। धीरे 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 फिर अमेरिका घूमने लगा मैं। कई बार तो 5 स्टार होटल में मैं कई सालों तक तो बेड पे सोया नहीं, मैं कारपेट पे सोता था, क्योंकि मुझे पत्थरों में भी नींद आती थी, कड़े होते हैं ना कड़े, उस पर सो जाता था मैं इतनी मेहनत करता था, मैं लोहे का पूरा पतरा काटता था, ड्रम काटता था, मैं 250 किलो का ड्रम ऐसा उठाता था, ऐसा उठा के उसको रोल करके ये करता था। तो ऐसा मेरा बहुत ही स्ट्रांग था, मैं सब पतरा काटता था मैं, हार्डकोर काम। तो ये करो हार्ड काम, बहुत हार्ड। तो मैं वो लगता धीरे 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 उधर भी मुझे नींद नहीं आती थी बेड पे। फिर धीरे धीरे खा के ये वो ढोकला खा के कल्याण जी भाई का ये वो सब वो खा फू के सब फू के फिर थोड़ा ठीक ठाक लगने लगा। बोला हाँ ये जॉनी लीवर। वाह। उस कैसेट के बाद फिर आपका करियर पिकअप हुआ, शोज आपको आने लग गए, और फिर वो जब आप मुझे बता रहे थे कि आप वर्ल्ड टूर्स में गए बड़े बड़े एक्टर्स 85 में मैंने जॉनी लीवर नाइट शुरू किया।
ओके, वन मैन शो। 1 मैन शो 85। उसमें आप अकेले होते थे और भी आर्टिस्ट होते थे? मेरे साथ नरेंद्र सिंह बेदी होते थे, राजू श्रीवास्तव नया नया कानपुर से आया हुआ था, वाह। वो 2 थे और मैं अकेले 3 शो करते थे। और आप अपना 2 घंटे आप परफॉर्म करते थे या कितने देर? 3 घंटे 3 घंटे परफॉर्म 3 करते घंटे थे? परफॉर्मेंस में मेरा 1.5 घंटा होता था। ओके, और वो बाकी बीच का बीच हाफ में एन आवर मिनट का। जैसे अभी आपके शोज में मैं एक 20-30 मिनट परफॉर्म करती हूँ और आप 2 घंटे परफॉर्म करते हैं, राइट? तो फिर उसके बाद आपको बड़े बड़े वर्ल्ड टूर्स आने लग गए बड़े एक्टर्स के साथ? हाँ, Right, बहुत with, बहुत सारा। फिर वर्ल्ड टूर, मैं फिर वर्ल्ड टूर भी किया, जॉनी लीवर शो भी हो गया, नाइट वगैरह। जो आप वर्ल्ड टूर्स करते थे, आप मुझे बता रहे थे किस्सा जब आप अमित जी के साथ परफॉर्म कर रहे थे एंड यस, अमित जी अभिषेक बच्चन वाज अ बिग फैन ऑफ योर्स। यस, टेल अस अबाउट अमित दैट। छोटा था अभिषेक। 83 पता है, अमित जी का एक्सीडेंट हुआ था ना, उनका एक्सीडेंट हुआ था, वो बीमार पड़ गया था, बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन में थे और लोगों ने बहुत दुआएं की उनके लिए। वो टाइम पे बहुत ही सीरियस थे वो। ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल, हम तो ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में नीचे बैठे थे उनके लिए, कल्याण जी भाई के साथ रहते थे वहाँ पे। 82 में हुआ था वो, और 83 में वो अच्छे हो गए, और 83 में टूर, वर्ल्ड टूर। वर्ल्ड टूर, बाप रे बाप। कहाँ कहाँ गए आप? पूरे वर्ल्ड, अमेरिका में 12 जगह, ओके, फिर अफ्रीका यूके। 15, 16, 17 भी होते थे। और ये कितने बड़े शोज होते थे, स्टेडियम शोज? मतलब कितने लोग होंगे लगभग? एक 10,000 आई थिंक। नहीं, 25,000। 25,000। मेडिसन स्क्वायर गार्डन, न्यूयॉर्क। इट इज एन ओपन शो? नो स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम शो। इंडोर स्टेडियम 25,000 के। वाओ। उसमें ये कल्याण जी, आनंद जी, अमिताभ बच्चन नाइट जो शो था ना, $100 की टिकट $300 में ब्लैक होती थी ओह माय गॉड। उस जमाने में। वाओ। किसी का नहीं अभी तक, ओनली अमिताभ बच्चन, वाओ। उन्हीं के नाम पे होता था, नो डाउट। तो करते करते फिर हम लोग 83 के बाद, एक टाइम ऐसा था कि 83 में जब वो शो करते थे, 83, 85, 87, 90 वो शो करते थे, तो हम लोग सब सिंगर्स और मैं, नितिन मुकेश, नितिन जी, हमारे अलका याग्निक, साधना सरगम, अनवर साहब, और हम लोग विंग में खड़े होकर उनको देखते थे, उनका परफॉर्मेंस बहुत कमाल करते थे अमिताभ बच्चन, विंग में खड़े थे, देखा करते। फिर एक टाइम आ गया 95, 97, अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर, जॉनी लीवर, आपका भी नाम उसमें पूरे अटैच हो गया? शो में जॉनी लीवर छा जाता था। वाह। पूरे शो में जॉनी लीवर छा जाता था, और अमिताभ जी विंग में, समझ लो शिल्पा शेट्टी के पीछे से खड़े होकर देखते थे कि क्या हो रहा है, ये क्या कर रही है, हर लोग शो क्यों में हंस रहे हैं? इतनी आवाजें, इतनी चीज, लोग हंसते, इतना हंसते, क्या करता क्या है। वाह। एवरी शो में शिल्पा शेट्टी गवाह है, मेरे को बोलती है, जॉनी भाई अमित जी आके मेरे पीछे, हाइट वाली है ना, मेरे पीछे से आके पूरा आपका छुप के आइटम देख के जाते थे। मैंने कहा यार, हम देखते थे उनको, वो हमें देख रहे हैं, ये वाह, विक्ट्री है। अमेजिंग। तो उन्हें लगता था ये एकदम इतनी तालियां लेता, क्या करता क्या ये, मैं छा जाता था पूरी तरह। 80s में आप कितनी देर परफॉर्म करते होंगे उनके साथ जब आप थे? जब यू आर फिलर आइटम है ना? हाँ, तो उसमें मैं भी था, सुदेश भोसले भी होते थे, कभी दूसरे आर्टिस्ट भी होते थे। Okay. तो मैं 20 मिनट्स। और फिर 90s में फिर आपका ड्यूरेशन बढ़ा दिया गया होगा प्रोबेबली। हाँ 90s में जब आपने किया, जब आप ज़्यादा फेमस हो गए, हाँ, सो देन या, फिर आपने फिर 2 एंट्री भी होती थी। 2 एंट्री हाँ, होती थी, फिर मेरे अपने शोज भी होते थे। राइट। फिर ये कल्याण जी आनंद जी है तो आई हैव टू गो। कभी आपको ऐसा लगा कि यू वेंट ऑन स्टेज और यू वर नॉट फीलिंग लाइक इट, या मज़ा नहीं आया आपको, ऐसा कभी फील हुआ? बहुत कम, ऐसा नहीं होता है, कभी कभी ऑडियंस का सुर नहीं बैठता है, कभी क्या होता है क्या, लेकिन बहुत कम, क्योंकि हमारा क्या है ना, जब हम शो में जाना होता है तो हम लोग लगे रहते हैं, बिल्कुल एक तो वर्क इज़ वर्शिप बोलते हैं ना, हम वो वर्शिप की तरह, मैं तो रहता हूँ, मैं प्रेयर में रहता हूँ, अपने काम में रहता हूँ, मैं प्रेयर करता हूँ, और अपने इसमें मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, ये वो कितना भी हो उसमें रहता हूँ। इस वजह से मुझे ये सब पता नहीं चला कि मेरा मूड नहीं है आज, मैं ऐसा हूँ। नो, आप जागे हुए हैं, थके हुए हैं, सोए नहीं हैं, आप कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके शो में ज़रा भी किसी को पता नहीं चलता। मैं बोलता हूँ उनको, भाई रात भर सोया नहीं, क्या बात करो, लगता ही नहीं बिल्कुल, आप तो अच्छे लग रहे थे। ये वर्क इज़ वर्शिप वाली बात है। आप वर्शिप समझ करके करोगे ना, तो उसमें एक ताकत आ जाती है, या आप फ्रेश रहते हैं। राइट। आपको लगता है कि इतने सालों में कॉमेडी चेंज हुई है, और कैसे चेंज हुई है? जब आप पहले करते थे और अब में कितना फ़र्क है? नहीं, बहुत फ़र्क है। अभी हमारी कॉमेडी जो है ना, वो छोटे से लेकर बड़े आदमी तक सब एंजॉय करते हैं। और आज का जो स्टैंड अप है वो सर्टन लोग ही एंजॉय करेंगे, है ना। बाकी जो बूढ़े उम्र वाले हैं वो शायद नहीं एंजॉय करेंगे। यंग लोग हैं वो एंजॉय करते हैं,
वो आज की चीज़ों में करते हैं, वो उनको वो चीज़ें नहीं मालूम है। हमको पुरानी चीज़ें आज की चीज़ें मिला के बोलते हैं तो फिर उनको समझ में आता है। तो ऐसे क्या करना है उस हिसाब से सोचना पड़ता है, इनको क्या दे उनको क्या दे। अभी आप कभी बिल्कुल यूथ में फंस गए, हाँ यूथ भाई तुमको नई नई चीज़ें दो, इनको जो समझ में आए, इनको जो लगे, ये जो हजम कर सके उनको वो दो, तो आपको सोच के जाना पड़ता है। अब समझे कि नहीं? तो ये होता अपना अपना स्टाइल है, उनका अपना स्टाइल है। लेकिन अभी क्या है ना, थोड़ा सा ह्यूमर में क्या है ना, ह्यूमर में इंसल्टिंग ह्यूमर, थोड़ा डबल मीनिंग ह्यूमर, ये हम इस तरफ कभी गए नहीं, क्योंकि हमको सबको हंसाना है। तो हमको ये सब चीज़ करके इसको हंसा दिया, उसको नहीं हंसा दिया, उसको अच्छा लगा, इसको नहीं अच्छा लगा, कोई आगे बोले अरे क्या वो भूल, अरे तो फिर क्या करते हैं, अरे वो तो रॉन्ग है। रॉन्ग चीज़ पे कुछ लोग अच्छे लगते हैं, सबको नहीं अच्छा लगता। 100% लोगों को अच्छा लगे, तो जितने बैठे उन सबको कम से कम एटलीस्ट 90% उनको मज़ा आया। ऐसे आइटम्स होने चाहिए, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, या हम लोग ऐसे सोचते हैं। हमने यही सोच के किया। बीच में कुछ टीवी पे भी शो आया था इंसल्टिंग वाला, रोस्ट टाइप कोई शो। हाँ, तो वो कहीं कहीं चलता है, हर एक को नहीं अच्छा लगता है, समझेगी? तो वो चीज़ अभी हमारा जो रेपुटेशन है, लोग हमसे जो चाहते हैं हमको वही करना है, सबको अच्छा लगे वो करना है, तो वो चीज़ें बहुत मुश्किल से बनती हैं। जिसमें कोई डबल मीनिंग ना हो, वल्गैरिटी ना हो। हम कोशिश करते हो ना, हमने किया ही नहीं, हमने सीखा ही नहीं वो, हमारे स्कूल ही नहीं है वो। सो इट इज मोर डिफिकल्ट टू मेक क्लीन। यस, आपको जोक्स, हाँ, अच्छी चीज़ों पे हंसाना बहुत मुश्किल है। उसको बहुत, ये तो ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है, तो चलते रहते ना कि गाली दे दी और वैसे ही लोग हंसेंगे। ऐसा कुछ तो जोक करते रहते हैं। अच्छे जोक के लिए आपको ढूंढना पड़ता है, बहुत टाइम निकाल, बहुत मेहनत है अच्छी चीज़ बनाने के लिए। राइट, अच्छी चीज़ बनना, उसके अंदर लाफ्टर भी होना चाहिए। बढ़िया, वही क्वांटिटी में देना अपने को। तो उसके लिए बहुत मुश्किल है। इसके लिए मैं कहता हूँ ना, स्टैंड अप काम जब मिमिक्री हम लोग करते हैं, मिमिक्री मतलब ऐसा नहीं कि कॉपी कितना करेंगे आप, कॉपी का थोड़ा एक आइटम होता है, बाकी आपको तो बोलना ही है, हंसाना है, वो स्टैंड अप ही है। जोक तो क्रिएट करना पड़ेगा। जोक तो क्रिएट करना पड़ेगा आपको, तो उसमें आपको बहुत सोचना पड़ता है। मैंने इसलिए बोला ना 50 ब्रेन चाहिए। यस मैं आपके 50 साल हो गए हैं ईयर्स ऑफ स्टैंड अप, लेकिन अभी भी हम आपको देखते हैं जब आपके शोज़ आ रहे होते हैं, तो आप किस तरह से सब चीज़ों से कट ऑफ कर लेते हैं। आप अपने हेल्थ पर भी ध्यान देते हैं, आप अपने आप को फिट रखते हैं, और फिर आप किताबें पढ़ने लग जाते हैं, या फिर से आप अभी क्या चल रहा है। हमारी माँ तो 6 बार पूछती है मेरे को, मैं सुनता ही नहीं हूँ। खाना लगाओ, आप अपने जोन में रहते हैं। मैं सोच रहा हूँ। तो कैसे तैयारी करते हैं आप? आई एम श्योर एवरीबडी वांट्स टू नो कि आप अभी भी। मैं अभी भी होमवर्क करता हूँ। तो बाहर जाती है तो मैं तुम्हारे हॉल में बैठ के मैं चालू रहता है मेरा। मैं यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें देखता रहता हूँ, मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, न्यूज़ सुनता हूँ, और ढूंढते रहता हूँ और क्या क्या, क्योंकि हमारा बाहर घूमना बहुत कम है नहीं, तो मैं ढूंढते रहता हूँ। फिर भी फ़ोन लगा के पूछते रहता हूँ, यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, यहाँ। जब तक आपको कुछ समझ में नहीं आता क्या हो रहा है क्या नहीं दुनिया में, तो किस पे बनाएंगे आप? कुछ तो चाहिए टॉपिक्स, क्या चीज़ पे बनाएंगे आप? तो वो ढूंढते रहना चाहिए। जब तक आप ढूंढोगे नहीं तो आपसे काम होगा नहीं। बंद करो, आप चुपचाप बैठो, और करना है तो ढूंढते रहो। शिकार, हंटिंग के लिए जाना पड़ता है। मैं पहले तो जाता था, ये सब तो वीडियो नहीं था, बेटा मैं मदारी लोग का वहाँ बैठ के सुनता था उनको। मदारी मेरा गुरु है एक्चुअली। मदारी पता ना? हाँ, जो बंदर गाई करता है, वो तावीज़ कैसे बेचता है वगैरह, वो मेरा गुरु है देखा जाए तो। मैं उसको बहुत ऑब्जर्व करता था। वो कैसे करता था पता? मदारी वो तावीज़ बेचता है, सब खेल वेल करके तावीज़ बेचना उसका काम है, उसको आखिर में तावीज़ ही बेचना है, कमाई वही है। तो भैया आप बैठे हुए कुछ लोग हैं, तो वो जो बैठे हुए वो जो खड़े हैं देख रहे हैं, वो भी बोलते हैं ये तो वेड़ा बना रहा है भैया, अभी तावीज़ बेचेंगे यार, कुछ नाटक है वो। लेकिन जो ऐसा बोलता है ना, मैं नहीं करूँगा, मैं तो नहीं करूँगा ऐसा, वो देखता भी है, बराबर देख रहा हो, जो ऐसा कर रहा है ना, कुछ बोल रहा है का, बोलते बोलते देख रहा है, उसको भी देख रहा हो। वो पहला तावीज़ उसी को बेचता है वो। मेरे बाजू में खड़ा था, बड़े ऐसे नाटक इन लोग का, और वो ऐसी बात करेगा, बाप झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, ये तावीज़ बांधो, अगर आपका बुरा जो गलत काम है अगर नहीं हो जाए, आपके साथ जो बुरा हो रहा है, जो आपकी तकलीफ है वो दूर नहीं हो जाए, तो मुँह पे थूक देना मेरे को, मैं कल आऊँ मैं, और चैलेंज करता हूँ मैं। ये नहीं समझना मैं पैसे के लिए नहीं करता हूँ, मैं ये पैसे के लिए नहीं करता हूँ मैं। अरे पैसा तो कभी कमाते हैं यार, मैं पैसा नहीं चाहिए मेरे को, मैं चाहता हूँ कि आपका भला हो जाए, आप लोगों की ज़िंदगी बने। क्या है ये, क्या है? 1.25 रुपये में क्या करेंगे आप? मैं क्या करूँगा?
कुछ भी नहीं है ये धागे का खर्चा भी नहीं है, बात करते हो यार, क्या बात करते हो, ये वो है, इसके वो ताकत है, मैंने कहाँ से कहा, रात रात जाग करके मैं ये बनाया, मैंने इस पे वो किया, मैंने इसका तंत्र किया, मंत्र किया, क्या क्या बोलता हूँ, ये सब करने के बाद में वो जो चुपचाप ले लेता है। उसको ही देता पहले, हाँ बाद में तो मेरे करो, मैं बजाता नहीं, मेरे पास दस्तावेज है, आराम से, कोई टेंशन नहीं, ऐसा हूल दे के 50 बेचता हूँ। तो मैंने कहा यार इससे बड़ा परफॉर्मर कोई नहीं है, तो मैं उसको गुरु बना लिया, मदारी को, कि यार ऑडियंस को पकड़ के रखता है ये, कि इसको मैं हंसा के छोड़ूंगा मैं, ये कैसे नहीं हंसता ये तावीज वाले से सीखा मैंने। वाह। मैं उसको बहुत, मैं कईयों को बोला मैंने यार मेरा मदारी मेरा फेवरेट है, तो मैं मदारियों पे बहुत आइटम बनाया मैंने, मदारी क्रिकेट की कमेंट्री कैसे करेगा, मदारी कैसे करेगा, पूरा बनाया आइटम से मेरे काफ़ी यूट्यूब में बहुत है। हाँ। कब बनाया ज़माने में। तो ये जो है ना, उनको जाके बैठ के सुनना, ये तो मैं हंटिंग के लिए निकलता, कहा है शिकार के लिए निकल रहा हूँ मैं, तो मैं हंटिंग के लिए निकलता था। तेरी माँ को लेके मैं कभी निकलता हूँ गाड़ी में, चलो एक चक्कर का, तो बरसा बिरसा घूमते हम लोग, जू वगैरह जाके आते हैं, तो जाता हूँ मैं, हाँ चलो 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 चलो, वो मेरी माँ बड़ी खुश है बैठी हुई, और मैं खिड़की में से देख रहा हूँ क्या मेरे को लेके आया, उधर देखते रहते हो, मैं अपने धंधे का सोच रहा हूँ मैं यार, मैं वही देख रहा हूँ, मैं कौन क्या कर रहा है, को कैसे चल रहा है, वो दुकान पे कौन खड़ा है, क्या है, सिग्नल पे खड़े, ये क्या कर रहा हो, कोई भाग रहे, और बोलता भी होता, मेरे से बात करो, ये सब क्या कर रहे हो। तो ये जो है ना, ये चलता रहता है, और मेरा अकेले का नहीं, हर स्टैंड अप आर्टिस्ट का यही हाल है, वो बात भी करता रहेगा, ऑब्जर्व करेगा, थॉट वो एक कुदरती है इसके लिए। तो ये जब तक चलता रहेगा ना, वही वो कर सकता है, वो नई नई चीज़ें कर सकता है, और परफॉर्म कर सकता है, वो जिंदा रहता है स्टैंड अप की। रिसेंटली जब हम लोग लंदन थे, तो मुझे याद है कि आप, क्योंकि मैं वहाँ अकेली थी, सो आई फेल्ट लाइक आई हैड टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। मैं परफॉर्म भी करी थी आपके साथ, बट एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगा आपका ध्यान भी देना है, यू नो, एज अ डॉटर आई हैव टू टेक केयर ऑफ़ यू। तो मुझे याद है कि आप बोल रहे थे हम नीचे जाएंगे ब्रेकफास्ट के लिए, तो मैंने कहा हाँ डैडी, बट वहाँ बहुत भीड़ होगी, लोग आपको पहचानेंगे, नहीं जाएंगे। बट यू सेड कि नहीं, मुझे जाना है, कुछ नए लोग मिलेंगे, कुछ आइटम्स बनेंगे, कुछ कैरेक्टर्स मिलेंगे मुझे। सो इट वाज इंटरेस्टिंग टू सी कि आपका माइंड कॉन्स्टेंटली ऑन है। इतनी मेहनत है, इसलिए जब तुमने पहली बार तुमको झटका आया, तुम किसी कैफे में गई थी ना लंदन में, वो स्टैंड अप कर रहा था, स्टैंड अप क्लब में, बोले बराबर नहीं कर रहा है, और तेरे दोस्त ने बोली ये क्या तू कौन सी बड़ी वो है, बराबर नहीं कर रहा है, बोले जॉनी लीवर के खानदान से कैसे। हाँ, मतलब मेरा एक कलीग था, हाँ, उसको पता चला कि मेरा नाम जनुमाला है, तो वो मुझे चिढ़ाने लगा, कहता है तू क्या, तेरे को पता है जॉनी लीवर का भी नाम जनुमाला है, तू क्या उसका तेरा काका लगता है क्या। तो मुझे चिढ़ाने लगा, और मुझे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि मैंने वहाँ पर किसी को बताया नहीं था, मैं जब जॉब करी थी मैंने किसी को बताया नहीं था दैट आई एम रिलेटेड टू यू। तो वो लगातार 1 हफ्ते तक चिढ़ाने लग गया, तेरा काका है, जॉनी लीवर को बोल, तेरे को काम देगा इंडस्ट्री में, तो एक्टिंग करना, जाके इधर क्या कर रही है, तो जॉब क्या कर रही है। तो बाद में मैं फ्रस्ट्रेट होकर मैंने उसको बोला कि ज़्यादा बात मत कर, वो मेरे डैड हैं, इज्जत से नाम लेना। तो वो किस्सा है। बट यस, क्लब में पहली बार माँ को बोली ना, मम्मी को बोली ना कि मुझे कॉमेडी करना है, तो मुझे गुस्सा आया, इतनी मेहनत है, अभी तो सुन ली पूरा, इतनी मगजमारी है, इतना सोचना पड़ता है, इतना ढूंढना पड़ता है, रात रात भर जागो, इधर जाओ, तरह तरह के लोग मिलते हैं, कहाँ जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, मतलब लड़की कहाँ से बन रही है, कॉमेडी करेगी, हलवाई की दुकान है क्या, पागल हो गए लड़की, उसको बोलो काम अपना पढ़ाई पे ध्यान दो, ये सब नहीं करने का। फिर मैंने दिल में सोचा यार अगर ऊपर वाले की देन है इसमें, क्योंकि छोटी जैसे मैं करा था ना, तेरी टीचर कैसे तो कॉपी करती थी, हाँ घर पे आप, हाँ, तो मैं लगा टैलेंट है तो मैं कैसे रोक सकता हूँ, चलो ठीक है। फिर मैं तेरे को बोला मैं आया हूँ यहाँ पे, मेरे शो में तुझे 10 मिनट दूंगा, अगर तू कर गई मैं तुझे रोकूंगा नहीं, और तुमने कर दी। यूके में मैंने किया आपके साथ, 10 मिनट का इनको चांस दिया, इन्होंने 10 मिनट का आइटम किया, स्टैंडिंग ओवेशन, और एक औरत पीछे से आवाज़ दी, मालूम है, ओ जॉनी भाई अभी तुम संभालो। कितने साल पहले की बात है? 2012 में उस औरत ने बोली संभालो, वो बात अभी तक मुझे याद है, और अभी लंदन के शो में मुझे कितना संभालना पड़ा मेरे साथ करने के लिए, तो उतनी भी चली गई, अपने इतना ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही हो तुम्हारे साथ, मेरे को ऐसा चलना है, मुझे भी भारी पड़ा था। नहीं बट या दैट इज योर हार्ड वर्क।
आई ट्राई बट वो बिकॉज मैंने आप लोगों से सीखा है ना घर पे। आई हैव ऑब्जर्व्ड यू एंड विद चिन्नैना, मेरे चाचा। तो मैंने कभी स्टैंड अप बहुत help की। हाँ, उन्होंने मुझे गाइड किया। मुझे इनफैक्ट जो भी आजकल बोलना आता है वो उनकी वजह से है। ही टॉट मी एवरीथिंग, मिस्टर जिमी मोजेस। बट मैंने कभी स्टैंड अप को लाइटली लिया ही नहीं, क्योंकि मैंने आप दोनों को देखा है और देखा है कि कितना हार्डवर्क है। तो मेरे लिए वो बहुत मेरे हाथ पैर कांप जाते थे जब मैंने करना शुरू किया काम। इनफैक्ट मम्मी ने मेरे आंसू भी देखे हैं कि मैं इतना डरती थी करने के लिए, बट आई ट्रूली एन्जॉयड इट। मुझे अच्छा लगता था स्टेज पर नहीं नहीं, वो डर वो निकलना चाहिए। डरती थी ना, हाँ, क्योंकि है मुश्किल काम, उससे निकलना है, उससे निकलना है। हाँ, वो डर से निकलना है, हाँ, या बहुत मुश्किल है। या हमारे बड़े बड़े स्टार लोग हैं, हाँ, बड़े बड़े स्टार, नाम क्या लेना है बेचारे। जब अभी तो खैर अभी शोज होते पहले जैसे होते थे, अब नहीं होते। वो स्टेज पे आके हालत खपा गप पीते थे वो, 7-8 पैक चढ़ भी नहीं रही उनको डर के बारे। अब स्टेज फियरिंग इतनी खतरनाक होती है। बट मुझे लगता है कि आजकल देयर आर लॉट ऑफ यंग पीपल जो स्टैंड अप को बहुत लाइटली ले लेते हैं। उनको लगता है कि 4 दोस्तों के बीच में आपने जोक बोला, वही चीज़ आपको स्टेज पर बोलनी है। तो वैसा तो है नहीं, बिकॉज आई हैव सीन कि सो मच हार्ड वर्क दैट गोज इनटू बिकमिंग अ कॉमेडियन। वो एक, जैसे आप आइटम बोल रहे हैं आजकल की लैंग्वेज में, उसको बोलते हैं मटीरियल या सेट। वो एक सेट बनाने में कितना टाइम जाता है। अभी मैं 1 वुमन शोज कर रही हूँ तो हमको 3 महीने लग गए उसको तैयार करने में। और ऐसी चीज़ें बनाओ कि हर एक को अच्छा लगे, हर एक को ज़्यादातर अच्छा लगे, या वो बहुत मुश्किल है। आप सर्टन लोगों को हंसाओगे, कुछ लोग हैं वो ठीक है, हर एक को अच्छा लगे। सब ने कहा यार क्या बात है, क्या बात है। ऐसी चीज़ बनने में बहुत टाइम लगता है, या ऐसा मसाला बनाने में बहुत टाइम लगता है। या उसमें आत्मा चाहिए, आत्मा, स्पिरिट, आत्मा चाहिए। यस। मेरे आइटम देख के लोग रोते थे, हंस हंस के रोते थे। आइटम ऐसे थे, टच करते थे। कॉमेडियन आदमी करते 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 मैं टच कर रहा। तो ये जो है ना, ये ऐसी चीज़ बननी चाहिए, ऐसी बातें उठाओ ऐसे, और उसको ऐसा इंटरेस्टिंग बना के पेश करना। जैसे वो आप कुछ भी कर सकते हैं एक्चुअली। हाँ। आप चाहो तो इंसान है ना, एक्चुअली कुछ भी कर सकता है। ऊपर वाले ने उतनी ताकत हमको दी है। हम लोग कोई सोलर पे, बैटरी पे, इलेक्ट्रिक पे नहीं है। हम लोग उसकी कृपा पे हैं, उसकी 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 रहमो करम पे हैं हम लोग, है ना। तो इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। या हम लोग क्या है कि थोड़ा सा तरक्की, गाड़ी घोड़ा आ गया, अंगला बंगला आ गया, तो आप लोग फिर अब भूल जाते हैं। राइट। जो करना है ना वो रह जाता है और कहीं और निकल जाते हैं। फिर कोई धक्का देता, फिर आते हैं तो कुछ निकल गया हाथ से, लगाम छूट गई, और आप जो है फिर पकड़ने के लिए आपको टाइम लगता है। आप समझे ना। तो इसके लिए हमेशा टच में रहना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। या सुर हाथ से निकल जाता है, सुर नहीं जाना चाहिए। या लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जो है ना हमारे लक्ष्मण, हाँ। लक्ष्मी जी ने बताया एक बार, लक्ष्मी जी वो रेडियो पे सुन रहा था, मैं बहुत छोटा था, मैं तब सुना रेडियो पे। तो लक्ष्मी जी से पूछा वो एंकर ने कि आप ये म्यूज़िक कैसे, हर गाना आपका हिट होता है, हर जैसे पारस बनी, पहली पिक्चर पारस बनी, उसके बाद बहुत सारी पिक्चर है ना, दोस्ती वीस्ती सब, जो हर एक गाना उनका हिट होता था। इतने गाने आप हिट कैसे बनाते हैं, कैसे कैसे। तो बोले, लक्ष्मी जी ने बताया, वो कंपोज वही कंपोज करते थे, अब प्यारे भाई अरेंजर थे। तो लक्ष्मी जी ने बताया कि मैं ऐसे माउथ ऑर्गन बजाता, बैठा एक जगह बैठ के बजा रहा था, ऐसे बैठ के बजा रहा था मैं, बजाते मुझे एक सुर मिल गया, उसको मैंने पकड़ लिया। वो अभी तक मेरे हाथ में है, मैं उसको छोड़ा नहीं, ना छोड़ूंगा। ये लोग मरते मरते भी हिट देके चले गए। ये वो लोग हैं, टॉप के लोग हैं, मतलब भयानक टैलेंटेड लोग। तो उनका ये कहना है कि सुर मुझे मिल गया है और मैंने छोड़ा नहीं उसको। तो हमें सुर मिला है, उसे छोड़ना नहीं है। वो कभी कभी छूट जाता है। आपकी तरक्की है, पैसे है, उससे फेम उससे कहीं आता है, कुछ लोग छोड़ा देते हैं, छोड़ना मेरे लिए कंफर्टेबल हो ऐसा करके छोड़ा देते हैं। छोड़ना नहीं, सुर मत छोड़ो, बाकी सब छोड़ दो। तो ये वो है, हर एक का अलग अलग है। जैसे हमारा अपना अलग है, जैसे सिंगिंग का है, म्यूजिक का है, हर चीज़ का, एक्टर का है, सब एक्टिंग के वजह से एक्टिंग में गैप आ जाता है। आपको लगता है बहुत बड़ा एक्टर है, मैं कुछ भी कर लूँगा नहीं, चेंज होता रहता है, टेक्निक चेंज होता रहता है। एक्टिंग की भी टेक्निक चेंज होता है। वो नहीं, अभी ऐसा नहीं, अभी अलग है भाई। ये लड़के भी NSD से आए हैं, फलाने आए, आपको यहाँ PhD करनी पड़ती है।
रियलिटी का भाव स्टेज पे मालूम पड़ता है ना, रियलिटी का भाव सेट पे होता है, कैमरे के सामने। हाँ आप कहीं से भी कुछ सीखो, यहाँ क्या करते हो, डायरेक्टर आया, डायरेक्टर क्या लेकर आया है, हाँ उस पर उतरना है। वो क्या सोचे उनकी, वो क्या बनाना चाहते हैं, उस पर उतरना है। नहीं नहीं मुझे ये नहीं, मुझे मेरा कैरेक्टर ये है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो नहीं नहीं वो पुराना हो गया, मुझे ये चाहिए। आप करंट में रहोगे ना, प्रेजेंट में रहोगे ना, तो आप पकड़ लोगे उस बात को। तो आपको समझना है, सीखना है, समझना है, हर बार समझना है और सीखना ही है। Yes. आपको आ गया ऐसा कुछ नहीं है, ना स्टैंड अप आ सकता है ना एक्टिंग आ सकता है। किसी को पूरा अभी तक नहीं आया है, वो आ ही नहीं सकता है, क्योंकि नया नया आ ही रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ अलग ही हो रहा है। टेक्निकल चीज़ें तो क्या 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 चीज़ें पहले का वो नहीं है। अभी मोबाइल आया, आगे जाएगा क्या आएगा पता नहीं। अभी घड़ी में भी आएगा, मैंने कभी सोचा था घड़ी में आएगा, मैं मैच देखेंगे। मैं ये 40 साल पहले किया, अपने आइटम घड़ी में मैच आया, वो मैच देख रहे, ये हटना, ये गाड़ी है, अरे अरे इस गावस्कर ऑटो यार। तो ये सब मैं ये आइटम 40 साल पहले किया। इमेजिनेशन ऐसा होगा, आगे जाके ये होगा, वो हुआ, हो रहा है, और क्या होगा पता नहीं। तो हमको हमेशा अलर्ट रहना है, अलर्ट। सो डैडी, आज मैंने सोचा कि हमें यहाँ शूट करना चाहिए, बिकॉज यूजुअली ये एक थिएटर है और यूजुअली हम लोग थिएटर के इस तरफ होते हैं, एंड हमने कभी ऑडियंस सीट में वी नेवर बीन एबल टू सिट एंड वॉच यू नो अ स्टैंड अप शो या खुद को। सो आई जस्ट थॉट इट विल बी नाइस कि हम इस तरफ बैठे, एंड आई जस्ट वांट टू थैंक दुष्यंत चौहान जी। हम गोद में बैठे हैं, ये माँ की गोद है। हाँ, दुष्यंत चौहान जी एंड अविनाश मिश्रा जी, जिनका ये थिएटर है रंगशीला थिएटर, थैंक यू कि उन्होंने अपना स्पेस दिया। एंड एक छोटा सा सेक्शन है जो मैं आपके साथ करना चाह रही थी, इट्स कॉल्ड दिस और दैट। मैं आपको 2 ऑप्शंस चूज़ करूँगी, दोनों में से एक आपको चूज़ करना है। तो एक्टिंग और स्टैंड अप, दोनों में से क्या चूज़ करेंगे आप? दोनों? इट्स नॉट लाइक यू लव स्टैंड अप मोर और? नहीं, पहले मुझे स्टैंड अप ही अच्छा लगता था। हाँ। फिर एक्टिंग में आने के बाद फिर धीरे धीरे एक्टिंग, मुझे 12 साल बाद मुझे थोड़ी समझ में आई एक्टिंग क्या होती है। तो अभी तक समझ रहा हूँ, तो मज़ा आने लगा। पहले समझते नहीं थे, ऐसे ही बुलाते थे, मैं जाता था, पूरा ध्यान तो स्टैंड अप में होता था, क्योंकि एक्टिंग बहुत मुश्किल काम है। स्टैंड अप एक अलग है, एक्टर के लिए भी स्टैंड अप मुश्किल है, स्टैंड अप वाले के लिए भी एक्टिंग मुश्किल है। तो सीखना पड़ता आपको, बिकॉज सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस अच्छे एक्टर्स नहीं है। नहीं है, मुश्किल है, क्योंकि उनके गिव एंड टेक ऑडियंस के साथ होती है। तो और यहाँ कैमरे के साथ, को आर्टिस्ट के साथ, ये फ़र्क होता है। वहाँ से रिस्पॉन्स आएगा, हम रुकेंगे, अभी हंसेंगे, एक टाइमिंग फिट हो जाती है। हाँ, और कई बार ऐसा लगता है कि मुझे भी ऐसा लगता है, जब हम लोग एक्टिंग कर रहे होते हैं तो कोई जोक बोला आपने, कोई पंच बोला, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग हंसेंगे, बट शूटिंग चल रही है, तो बहुत मुश्किल होता है, वो मुश्किल हो जाता अभी आपने रिहर्सल में कर दिए ना, रिहर्सल में तो आप हंस दिए, रिहर्सल में हंसेंगे और टेक में हंसेंगे नहीं। और टेक में डबल क्यों हंसेंगे वो? तो सिंपली तो आपको प्रिपेयर रहना है, कि हाँ ये गया, ये सही गया, उसी तरह बोलो जैसे पहले हंसे थे, जैसे रिहर्सल में किया था। उस पर ये नहीं करने का, और रिस्पॉन्स की जरूरत नहीं है, ये चल गया, उस हिसाब से करो, तो ऐसा करना पड़ता है। मैं क्या करता हूँ, रिहर्सल में कुछ हो ना, रिहर्सल में करता ही नहीं था, मैं रिहर्सल में टेक में डाल देता हूँ। बेस्ट टेक नहीं करते थे आप बचा के रखते, एक आध जुमला जहाँ आना चाहिए, तो बराबर बीच का कुछ को कर देता था। हाँ, जैसे मुझे याद है कुछ लोग बीच में हंस देते थे, ये क्या बोल रहे थे यार, कट यार, कट, टेक के बीच में, तो कोई ऐसा कर देता था, तो मेरे को रिस्पॉन्स मिलता था। राइट, काफ़ी जगह किया मैंने। राइट, मुझे याद है हम लोग पॉपकॉर्न की शूटिंग कर रहे थे और रिहर्सल टेक था, और हम सब साथ में थे, सारे आर्टिस्ट थे, एंड मैंने रिहर्सल टेक में फुल एनर्जी में कर दिया। अब वही चीज़ मुझे टेक में करनी थी, और रिहर्सल में सब हंसे, सबने बहुत पसंद किया। फिर आपने मुझे कान में बोला, बेटा इतना एनर्जी नहीं डालना, बचा के रखना, एनर्जी, वही सेम एनर्जी आपको टेक में चाहिए। इसके लिए रिहर्सल में हमेशा करो। राइट, तो हम लोग क्या करते हैं ना, वो कर देते हैं, फोर्स रहता है अपने अंदर, कर देते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं करना, थोड़ा, क्योंकि 3, 4, 5, 6 रिहर्सल होता है, फिर टेक खुश हो जाता है, टेक तक आपकी एनर्जी निकल जाती है। तो ये हमने सीखा कि टेक तक बचा कर रखो, क्योंकि कॉमेडियन को बहुत ज़रूरी हो, दूसरों को चलता है, कॉमेडी का तो बाप रे बाप, करेक्ट, उसको एनर्जी रखना पड़ता है। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, परफॉर्मिंग इन इंडिया या फिर परफॉर्मिंग अब्रॉड, क्या प्रेफर करते हैं आप? स्टैंड अप? दोनों के लिए अलग है। यहाँ का मसाला अलग है, वहाँ का मसाला अलग है। तो वहाँ के लिए अलग मसाला बना के ले जाना पड़ता है मेरे को। कुछ चीज़ें यहाँ बोलता हूँ तो वहाँ के लिए चेंज करना पड़ता मेरे को, है ना। तो लेकिन दोनों में सुर लग गया, पहले बहुत डर लगता था, बाप रे बाप, मैं ये समझेंगे नहीं समझेंगे, तो
जाते जाते क्या आप सीखते हैं, समझते हैं कि हाँ क्या होना चाहिए, यहाँ क्या अच्छा पसंद करते हैं, क्या पसंद करते हैं आप। हम शो के पहले जाते हैं, तो मैं जैसे मैं शो में गया ना, समझो वो 5 तारीख को शो है, हाँ। तो 2 दिन पहले जाते हैं हम लोग। हम्म, 2 दिन पहले जाते ही बस सोया, थोड़ा सा आराम से, हैंगओवर थोड़ा सा जेट लैग रहता है, तो उसके बाद में मैं निकल पड़ता हूँ, कुछ ना कुछ मेरे को मसाला मिले लोकल कुछ। रास्ते में, हाँ कुछ मिले, क्या है, अपने भाई लोगों को बुला लिया, उनसे पूछ लिया क्या होता है यहाँ, क्या क्या होता है क्या नहीं, तो बोले इस पे कुछ करो मजा आएगा, यहाँ पर ऐसा होता है ना, तो इस पे तुम करेगा ना तो वो पब्लिक बहुत हंसेगी। हो ऐसा करते करते आपको मतलब मैंने हमारी इंडस्ट्री के लिए एक शो था होप 86, मिथुन दा ने किया था शो, 3 शो हम लोगों ने किए थे अब्रॉड में, अमेरिका में 2, लंदन में 1 शो, पूरी इंडस्ट्री थी वहाँ पे। अमित जी, विमित जी, सब दिलीप कुमार साहब सब थे, सारी हीरोइनें, माधुरी, श्रीदेवी जी, सब थे। तो उस शो में था, तो मैं क्या करूं, जर्सी में मैंने क्या किया, न्यू जर्सी में शो था, तो रात को मैंने कुछ देखा वहाँ के कुछ माइकल जैक्सन, क्योंकि टीवी खोलो तो माइकल जैक्सन, टीना टर्नर, इंडियन अपाची, MC हैमर, यही दिखते थे। हाँ। अब रेस्टोरेंट जाओ, फलाना जाओ, यही टीवी पे दिखते थे हर जगह। तो बोले यार इन पे कुछ बनना चाहिए, तो रात को मैं चिट्टी अंकल को पकड़ा, हाँ। उनसे कुछ कीबोर्ड में कहा कि अपना कुछ कर लिया मैंने, हाँ। माइकल वेकल के सब नंबर्स ला के रात भर उसको लगे हुए हमें करके उसको सेट करके मैंने जो किया, 50,000 पीपल स्टैंडिंग ओवेशन वाओ। स्टेडियम के बाहर, जॉनी जॉनी, दूसरे दिन होटल पे जॉनी जॉनी, दिलीप साहब, ओह माय गॉड। हमारे यूनिवर्सिटी दिलीप साहब बाहर से, "ए, जॉनी ये तुम्हारे लिए चिल्ला रहे हैं, आओ इनको हाथ दिखाओ।" कैन यू बिलीव? वाओ। सायरा जी हैं, मुझे मालूम। तो एक इतने स्टार लोग सब में सिर्फ जॉनी लीवर छा गया, रात ही रात हमने किया, वो किया, और उसका फल वो हैरान हो गए कि माइकल जैक्सन की कॉपी आज तक अमेरिका में किसी ने नहीं किया। 1992 मतलब कितना हो गया, 30 ईयर्स पहले, 30 इयर्स। किसके पकड़ में नहीं आया। हाँ। मैंने उधर के उधर ही करके बोला यार इसका क्या करो, वो करके मैंने उधर कर दिया। ये वही आइटम था जो आपने फिल्म फेयर में किया था? नहीं, ये अलग ही था। ये अलग था जो फिल्म फेयर में मैंने बाकायदा फिल्म फेयर में मैंने किया, माइकल जैक्सन यहाँ आए थे। हाँ, जब वो यहाँ कॉन्सर्ट क्या हुआ, वो कॉन्सर्ट के लिए आए, कैसे हुआ था, यहाँ पे क्या क्या हुआ, उस पर बने। हाँ 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 हाँ। क्योंकि शो देखने में आया था माइकल जैक्सन का। हाँ। शो देख के हम लोग कहीं बैठे हुए थे सी साइड में, हाँ। होटल में बैठे हुए थे सी साइड अपने हॉलीलैंड के बाजू में। हाँ। तो वहाँ एक भाई, जॉनी भाई माइकल जैक्सन का प्रोग्राम में देख के आए हो ना, मैं भी उधर से आया हूँ, आप लोगों को इसके ऊपर आइटम चाहिए। हाँ करोगे ना? करना पड़ेगा। आइडिया दे दिया उन्होंने, वो दे दिया मेरे को, रात में शुरू किया अपना, तो वो आइटम बन गया था। वो उसका क्लिप अभी यूट्यूब पे है। एंड मतलब आपके बहुत कम यूट्यूब पे क्लिप्स हैं स्टैंड अप के, इसलिए आज की जनरेशन शायद नहीं जानती होगी कि आप के पास कितने घंटे का कंटेंट है अभी जो आप कर सकते हैं, 5 घंटे या ज़्यादा या सो पीपल डोंट नो। पूरा आइटम करो तो मैं तो 8-10 घंटे हो जाएंगे मेरे। वाओ, मतलब जितने आपने हाँ, कर कुछ चुके तो हैं। मुझे याद भी नहीं है, देखना पड़ता है यार मैंने ये किया, ये कब किया था मैंने। जैसे अभी लंदन में भी आपको कितने लोगों ने बोला जॉनी भाई वो वाला करो, गुंडा मेलोडीज करो, लोग डिमांड कर रहे थे। यस, मैंने किया, फिर सोच सोच के कर रहे थे आप। यस यस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंड अप कॉमेडी अभी या स्टैंड अप कॉमेडी तब, बैक इन द डे, क्या प्रेफर करते हैं आप? नहीं, वो उस वक्त वो ऑडियंस के हिसाब से वो लोग ठीक थे, आज के ऑडियंस के हिसाब से आज के लोग ठीक हैं, इसमें को वो नहीं है। स्टैंड अप ही है, वही आर्टिस्ट है, वही ऑडियंस है, आज भी वही आर्टिस्ट है, वही ऑडियंस है। समय आज क्या हो रहा है उस पर बनाना, उस पर करना, वातावरण के साथ चलो, सिचुएशन के साथ चलो। आज के करंट टॉपिक पे कुछ बात करें आप, उसमें से कुछ बनाओ, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा टॉपिक ले ले जो सबको हमेशा चलता रहे, वो उस पर कुछ अलग क्या नया आ सकता है। तो वो दोनों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। पहले के ज़माने में लोग बेचारे एक आइटम को 100 बार भी सुनते थे, इतनी फुर्सत थी उनके पास। आज नहीं, आज ये बहुत शार्प हो चुके हैं। यस, टक टक फास्ट हो गए। यस यस यस। आज एक्टिंग भी समझते हैं, हर एक के पास हर आदमी रील बना रहा है। हाँ, प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि आप क्या करने वाले। तो आज एक्टिंग भी करना हो ना, आप अच्छा करेंगे तो आपको पसंद करेंगे, आप लल्लू काम करेंगे तो आपको सुना देंगे ये फालतू है यार। या तो लोग समझ गए अभी, Yes. समझ गए, इतना फैल गया है हाँ, कि इतना लोगों को, exposure है। इसके लिए हर चीज़ आपको एक्टिंग में करनी है तो सोच समझ के करना है कि नहीं मुझे और भी टफ करना है, मुझे और अच्छा करना है। डायरेक्टर, अभी डायरेक्टर के ऊपर जाना आपको, पहले डायरेक्टर जो जाता उतना दे दिया आपने, अभी ऐसे नहीं। डायरेक्टर भी बोले यार मेरे को इतना चाहिए, तूने मेरे को इतना दे दिया, थैंक यू यार। तो ये टाइम आ गया है। या
इतना आपको बहुत अलर्ट रहना है, या और क्योंकि सामने वाले जो है ना वो घर आके आपको तारीफ करेंगे, एड्रेस ढूंढ के आके बोले सर मैंने फिल्म देखी, आपने अलग काम किया सर। ऐसे लोग हैं, शार्प लोग हैं, Yeah. और हो गए हैं भी, और ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि दिन भर ये देख रहे हैं वो लोग, कोई अच्छी चीज़ है तो ही थिएटर में आएंगे वो लोग। रील्स देख रहे हैं, कंटेंट देख रहे हैं, इतना हाँ, ओटीटी पर आ गया है। वो बोलते भी इससे अच्छी एक्टिंग मैं कर लेता हूँ। तो कहने का मतलब ये है, आज आप जरा भी फालतू एक्टिंग नहीं चलेगी, बहुत नेचुरल वे से आप क्या कर सकते हैं बताइए हट के। इज देयर एनी करंट स्टैंड अप कॉमेडियन जिनको आप देख रहे हैं, अभी आपने देखा है उनका कोई शो ऑनलाइन जिनको आप पसंद करते हैं? अभी नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, बहुत से लोग हैं, एक अमित टंडन भी हैं, अमित टंडन, एक अशोक गुप्ता एक लड़का है, आकाश गुप्ता, आकाश गुप्ता, हाँ वेरी गुड, वो अच्छा है, वो भी कर रहा है, और भी बहुत से लोग हैं। अभी एक और था परसों, नाम नहीं आ रहा, अच्छा बहुत अच्छा करते हैं, हाँ 5-6 आर्टिस्ट लोग बड़े अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा करते जिनके आप यूट्यूब पे हैं, आपने यूट्यूब पे मैं देखता रहता हूँ उनको, हाँ उनका नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, ओके। बस वेरी गुड, बहुत अच्छा करते हैं। आपने डेफिनेटली आकाश गुप्ता की तारीफ की है, व्हिच यू हाँ टोल्ड मी, वो लड़का बहुत अच्छा है, एंड अमित टंडन वो के परफॉर्म भी करता है वो, हाँ वो प्रॉपर हाँ परफॉर्म करता है, या ही डज कैरेक्टर्स, हाँ वो लोगों की ये लंबा चलने वाले लोग हैं। अमेजिंग। ओके, तो आपने देखा होगा कि अभी लोग स्पॉन्टेनियस इम्प्रोवाइजेशन करते हैं ना, हाँ ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन करते हैं, वो बहुत मुश्किल है, वो अच्छा वो है। मुश्किल है। हाँ तो आप वो पसंद करते हैं या आपको ये पसंद है कि प्रॉपर आइटम प्रॉपर बिठाया बनाया? वो पसंद करता हूँ मैं। कि ये जो है ना, अभी जब करोगे ना तो ऑडियंस आपसे यही चीज़ के लिए आती है, और आप जो करने आए हो वो रह जाता है। हाँ फिर आपको ऑडियंस को बोलना पड़ता है, अभी बस करो यार, जो बस सुनो, अभी सुनो यार, हाँ, जो मेन मसाला है आपका। अभी सुनाओ यार, हाँ अरे अरे अब वो खिंचाए। ये उमर शरीफ के साथ होता था। यस यस, तो आपने जो बना के लाया है वो सुनाना, तो वही चलना है। हर जगह थोड़ी ऐसी ऑडियंस मिलेगी आपको, जो इंटरेक्शन पसंद हाँ, करेगी। हमने उसमें कभी काम किया ही नहीं, फिर भी कभी कोई कुछ बोलता तो अब एक आध टाक बोल दिया, ठीक है ओके, वो ज़्यादा खींच नहीं सकते उसको, हाँ उसको आवाज़ जवाब दो, ये दो वो दो, क्या उसी पे सोचते रहे हैं क्या? असली काम भूल जाएंगे। तो आप प्रेफर करते हैं कि एक प्रॉपर प्रॉपर बनाया हुआ बाकी वो तो चलता रहता आइटम है, हो, कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। लेकिन प्रॉपर जो है आपको परफॉर्मेंस लोगों को देना है, कुछ बना के लेके वो खिलाना है आपको। यस यस, ओके। नेक्स्ट, इंडियन कॉमेडियंस प्रेफर करते हैं या पाकिस्तानी कॉमेडियंस? पाकिस्तानी कॉमेडियन में कोई स्टैंड अप वाला कोई खास नहीं है, ओके है, एक आध है, और अपने इंडिया में बहुत हुई, बहुत अच्छे आ रहे हैं। पाकिस्तान का ह्यूमर है ना, वो बहुत ही क्या है कि बहुत ही पंजाब ह्यूमर है वो, बढ़िया, तो प्लेज वगैरह कमाल के होते हैं, बहुत ही अच्छा। और पंजाबी प्लेज देखो, उसमें क्या ह्यूमर है, कैरेक्टर्स क्या है, यस, बहुत अच्छे हैं, एक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं, उसके सीरीज में भी बहुत अच्छे एक्टर कॉमेडी। लेकिन स्टैंड अप में कोई सा निकल के नहीं आया, तो ना एक मोइन अख्तर साहब थे, यस अमानुल्लाह साहब थे, यस उमर शरीफ, यस, करते करते वो उमर शरीफ तो स्टैंड अप छोड़ दिया, फिल्मों में घुस गए वो, हाँ फिल्म बनाने वाले करते करते वो थे, प्ले करते थे और फिल्मों में ज़्यादा करते थे, स्टैंड अप नहीं किया। उनकी भी कैसेट थी, एक आध कैसेट है फिर मतलब। लेकिन उमर शरीफ, अमानुल्लाह, ये लोग बहुत, अभी एक नया लड़का है अच्छा करता है, लेकिन अपने यहाँ ज़्यादा अच्छा है फिलहाल। गुड, वेरी गुड। ओके, और कुछ ऑडियंस की तरफ से कुछ क्वेश्चंस हैं जो लोगों ने भेजे हैं। सबसे पहला सवाल अनीता लोढ़ा जी की तरफ से, व्हाट इज़ योर डेली रूटीन टू मेंटेन योर वॉइस? क्योंकि आप इतने वॉइसेस करते हैं, मिमिक्रीज करते हैं, कैरेक्टर्स करते हैं, तो आपका कुछ रूटीन है या कोई एक चीज़ जो आप शो के पहले करते हैं? एक तो है ना, लेट नाइट्स होते हैं, जागरण, वो बहुत नुकसान है वॉइस के लिए, है ना। और दूसरी बात, मैं अपनी बात करूँ, मैं तेल वेल ये सब बिल्कुल टच नहीं करता हूँ, ठंडा बिल्कुल नहीं करता हूँ। और कोई भी चीज़ खाना तो उसके ऊपर, कहीं आप बाहर गांव चले गए तो वहाँ का वातावरण क्या है, उस हिसाब से कहाँ से कोई किस चीज़ से गला बैठ जाए कोई भरोसा नहीं, कभी हवा पानी से अब हो जाता है। मोहम्मद रफ़ी साहब जैसे सिंगर, कितने बड़े सिंगर, कितने गिफ्टेड है, उनका भी गला बैठ गया, काहे के लिए? हवा पानी की वजह से। लेकिन वो ठंडा पानी भी पीते थे, कुछ उनको कुछ होता नहीं था ऐसा। अच्छा, लेकिन पता नहीं उनका भी गला बैठ गया। मैंने गुलाम अली साहब को देखा, गुलाम अली साहब, हाँ वो जब नए नए इंडिया आए थे, हाँ, तो हम साथ में कल्याण जी भाई के साथ बैठते थे, हम लोग रात रात में बैठते थे, ठंडा पानी। फिर महेंद्र कपूर जी से बोल रहे, वो तुसी किस तरह पीते हो ठंडा पानी? तुसी तुम कुछ नहीं होता गला, तुम तकलीफ नहीं होती, गला नहीं बैठ जाता थोड़ा? हाँ, नहीं पाया कहीं, मैंने कुछ नहीं होता, ये है आओ ही। तो वो भी ठंडा पानी बर्फ कर पी रहे और गजल गा रहे।
अपन नहीं कर सकते, अपने एक सेकंड में मैं ठंडा लिया ये नाक से शुरू हो जाएगा, या तो अपने ध्यान रखना पड़ता है अपने अपने सिस्टम के हिसाब से, लेकिन बहुत गले का ध्यान रखना पड़ता है। और कई बार भी 6 शो करूंगा तो नहीं बैठता गला, हाँ, of course. Yeah, ऐसे of भी इसमें course. भी मैंने शो किया है, कहाँ से पता नहीं कैसे गला खोला पर फिर वो ये खाओ वो खाओ, अदरक खाओ, फिर गर्म पियो, ये करो, उसको खोलने के लिए बहुत मुश्किल होता था। Yeah. और फिर आपको मैंने कुछ एक्सरसाइजेस सिखाए थे जो आप शो के पहले करते हैं, हाँ सम वोकल एक्सरसाइजेस जो vocal exercise है। डैडी करते हैं शो से पहले। ओके, साहिर अहमद इज आस्किंग व्हाट वाज द हिट मोमेंट व्हेन योर फादर स्टार्टेड मेकिंग गुड मनी? कैसेट के बाद हो सकता है या कोई फिल्म के बाद, जब आपको कैसेट के बाद में तो मैंने कमाया वो ठीक है, वो जरूर है, मगर फिल्मों में आने के बाद 90 में शोज और मूवीज हम्म, दोनों होते थे। 90s में? हाँ, जो मैं कैसेट के ज़माने में कमाता था उससे उससे 10 गुना 20 गुना 20 गुना कमाने लगा वाह, मैं। वो 92 2000 ये मेरा बेस्ट पीरियड था। या राइट। 90 to 2000 में मैंने बहुत पैसे कमाए हैं, लेकिन मैंने वो नहीं रखा, मैंने वो सब चैरिटी किया, या या राइट, मैंने एंजॉय किया उसको, क्योंकि जो कि मैंने हंटिंग किया हाँ, मैंने दे दिया, गिव बैक, आपने सोसाइटी को वापस दे दिया। बेचारी को वापस दे दिया। या उसके बाद बोला नहीं, उसके बाद मैं आप लोगों के लिए रखा था उनके लिए कुछ काम आएगा, रखो भाई रखना शुरू किया। हाँ, अभी Okay. अभी या बट उस मुझे आप मतलब आप कह रहे हैं कि फिल्म के फेम के साथ साथ फिल्म का जो फेम मिला उससे आपको फ़ायदा मिला स्टेज पर, राइट? या बिल्कुल या उसका फ़ायदा हुआ वही वही आपको तो stage? वो सब हमको फ़ायदा मिला 2000 तक का। हाँ, फिर 2000 में ब्रेक था मेरा, 13 ईयर्स ब्रेक। फिर 2013 के बाद 13 में वो आया ऑल द बेस्ट, हाँ, गोलमाल, फिर कम बैक यस 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 यस। और फिर आपने शोज़ भी शुरू किए 2014 के में, बाद में 14 में शुरू किया शो। राइट राइट। प्रशांत मोदी इज आस्किंग विच वाज हिज मोस्ट डिफिकल्ट पर्सनालिटी टू मिमिक? किसको मिमिक करना मेरे को- was very difficult? मेरे को मिमिक एक्टिंग कर सकता था, आवाज़ की बात करो, हाँ, हाँ। अमिताभ बच्चन जी, अच्छा, आपको हाँ, उनकी आवाज़ निकालने मेरे 4 आवाज़ें खराब हो जाती। अच्छा, हाँ, हाय, कहाँ जा रहे हो? अरे यार भाई, ये तो अलग अमरीश पुरी जी आ गए। अमरीश जी, हाँ, वही कर रहे हैं, अमरीश जी की बात करो। हाँ, मुझे पता है तू तो क्या कर रहा है। अरे मैं तो मर जाऊंगा, सो अमरीश मेरे पुरी फिर जी, जॉनी वगैरह की आवाज़ नहीं निकाल पाऊंगा, जॉनी भाई की, या हाँ। फिर दूसरे और भी लोग हैं, ओम प्रकाश जी, जैसे संजू कुमार जी हैं। हाँ, मेरा ख्याल है अगर मैं यहाँ से चाहूँ, मेरा ख्याल यहाँ से निकल के वहाँ पहुँच जाऊँगा मेरा। याद रखो ये जो है ना सटल वाले, ये जो है ना, हाँ। ये मैं नहीं करूँगा, कर नहीं पाऊंगा अमित जी का आवाज़। अमरीश पुरी जी, अमरीश पुरी या अमित जी की आवाज़ ओके, निकालूंगा दोनों दोनों, दोनों टफ है मेरे लिए, ओके मैं इनकी कभी कॉपी नहीं करता था। ओके, हाँ, ये सब कर रहा हूँ, बराबर कर लूँगा, चाल वाल ये वो है हाँ वो सब करूँगा। बट वॉइस, करूँगा तो क्या थोड़ी तकलीफ होती है, हाँ, राइट राइट आया भाई आया, सब कुछ नहीं हुआ। राइट। तो ये अमित जी को भी बताया मैंने, आपने बताया? आपको तो बैठे थे, मैंने कहा इनकी आवाज़ निकालो तो मेरी 4-5 आवाज़ें खराब हो जाती हैं, मैं इनकी आवाज़ में फिर निकालता ही नहीं। क्या कहा हम लोग उन्होंने? शूटिंग कर रहे थे, हाँ, खुश हो गए ना। खुश हो गए। राइट, ओके, फियो रेबेलो 27, ये उनका आईडी है। उन्होंने कहा है व्हाट इज हार्डर, वाज इट हार्डर टू बिकम अ क्लीन स्टैंड अप कॉमेडियन एट द बिगिनिंग ऑफ योर करियर? बट आई विल जस्ट से इज इट हार्ड टू बिकम अ क्लीन स्टैंड अप कॉमेडियन, जो आपने बताया ऑलरेडी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताया ना, या, द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब है। इट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब, यस। थर्सल, यार ये नाम थोड़े से अजीब है, बट एनीवे, थर्सल 91, व्हाट इज द मोस्ट वैल्यूएबल लेसन दैट मिस्टर जॉनी लीवर लर्नड एंड शेयर्ड ड्यूरिंग हिज होल करियर? सबसे इम्पोर्टेंट लेसन जो आपने सीखा? हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट लेसन ये है कि अपनी जिम्मेदारी को समझो, कि आप आर्टिस्ट क्यों बने हो। आप आर्टिस्ट क्यों बने? मैं तो वर्कर था, मैं कभी सोचा नहीं था कि ये प्रोफेशन बनेगा मेरा, लेकिन बनने के बाद में आपको लगता है मैं आर्टिस्ट बना हूँ, तो आर्टिस्ट की क्या जिम्मेदारी है, हमारा क्या रिलेशनशिप है ऑडियंस और आर्टिस्ट का, और वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं और हमें उन्हें क्या देना है, और एक आर्टिस्ट को कैसे रहना है, ये मुझे सीखना पड़ा। कल्याण जी भाई ने मुझे बहुत अच्छे से सिखाया, कल्याण जी आनंद जी,
इन दोनों ने मुझे बहुत कुछ, ये तो मेरे गॉड फादर्स हैं, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया मुझे, क्या क्या बताते थे। मैं सोचता था मुझे क्यों बता रही है, मैं कौन सा करने वाला हूँ इतना मुझे मेरे पे, उनको मुझ पे भरोसा था ये कुछ करेगा, आगे ऐसा होगा वैसा होगा ऐसा होगा, ऐसा होगा क्या। मेरे को फिल्में भी उन्हीं से मिली, हाँ। कल्याण जी भाई की तरफ से, मैं वर्ल्ड टूर भी किया उनकी तरफ से, तो उनसे बहुत कुछ सीखने मिला। तो वो ऐसे मुझे बताते थे ये आर्टिस्ट ऐसा है, आर्टिस्ट को ऐसा रहना है, वो है। तो यही सीखना है, हम अपनी जिम्मेदारी को समझे, हमारी एक जिम्मेदारी है। हाँ। आप आर्टिस्ट हैं तो आपकी एक जिम्मेदारी है ना। ऑडियंस के लिए हमारी क्या जिम्मेदारी है, वो सीखना है, वो समझना है। आपने कभी सोचा था कि यू विल रीच दिस फार फ्रॉम जहाँ से आपने शुरुआत की, जहाँ से आप? नहीं, मैं नहीं सोचा, मैं बिल्कुल नहीं सोचा, बिल्कुल नहीं सोचा। अभी भी आपको लगता नहीं है कि, अभी भी आपको हैरानी होती है? अभी भी हैरानी होती है, क्योंकि मैं अपने पिछले दिन भूला नहीं हूँ। मैं अपना जो मेरा पास्ट है ना, उसको मैं नहीं भूला हूँ, इसलिए कि वो बहुत ही हार्ड था, वो बहुत ही मुश्किल था कि वो निकल ही नहीं सकता। आज भी मैं उन लोगों से मिलता हूँ, मेरे दोस्तों से बात करता हूँ, मेरे वर्कर लोग जो साथ में काम करते थे उनके साथ मेरा आज भी ट्यूनिंग है, फ़ोन पे बात करते हैं, घर आते हैं, मैं जाता हूँ उनको बोलकर कोई शादियाँ वादियाँ हो तो उधर जाता हूँ। तो वो जो है ना, वो है, तो ऐसा लगता है कि यार ये क्या, ये कैसे हो गया यार, ये क्या है। हाँ, जब आप रियली मैं उसको एंजॉय करता हूँ, या लेकिन ये है और ये अच्छी बात है। और क्योंकि मैं अपने काम से निकला नहीं हूँ ना, हाँ। उसमें लगा हूँ मैं अभी तक। ये तो होता रहेगा, चलो हाँ चलो इसको एंजॉय करो, ऐसा नहीं, मैं उसमें भी लगा हूँ, तो ये भी चल रहा है, वो भी चल रहा है, मैं रोज़ मज़े ही ले रहा हूँ उसका, उसको एंजॉय ही कर रहा हूँ मैं। जब आप मंच पे जाते हैं, आई वॉन्ट टू नो व्हाट इज़ योर फेवरेट पार्ट ऑफ, मतलब आपके शो का फेवरेट पार्ट, आपकी एंट्री आपको पसंद है, या आपके एग्जिट आपको पसंद है, या बीच में जब आप जोक्स बोल रहे हैं वो आपको पसंद है? व्हाट इज़ योर फेवरेट पार्ट ऑफ योर शो? मेरी एंट्री, आपकी एंट्री आपको पसंद है, क्योंकि जब आप, आई हैव सीन योर एंट्री, जब आप एंटर करते हैं धाड़ करके म्यूजिक बजता है, एनर्जी वाला, और आप बैक स्टेज में ही या तो आप जंप करने लगते हैं, अपने आप को हाइप करते हैं, और आप स्टेज पर पहुंचते हैं, आपका हाथ ऊपर होता है, एंड जो ऑडियंस, जो चीख निकलती है, जो आवाज़ें, जो तालियां। अच्छा याद है मुझे भी, मैं शो करता था ना बॉम्बे में, शूटिंग करके आता था मैं। मैं शूटिंग पे गया हूँ और शाम को शो है, 6 बजे पैकअप हो गया, मैं आ गया 7 बजे, 9 बजे शो है, तो मैं 7 बजे आ गया, कभी 6 बजे आ गया, जल्दी छोड़ गया, रुको यार, आ गया। आके मैं पहले सोता हूँ, मैं एक तो रात को सोया हूँ, वो नहीं, उसके फिर बाद में सोचता रहा क्या आइटम क्या करना है, उसमें भी नींद नहीं आए, फिर शूटिंग करके आ गए थके हुए, यहाँ आके मैं सो गया, ऐसा थोड़ी देर ऐसे आराम करोगे, हालत बिल्कुल ख़राब होती थी, बदन में जान नहीं, कुछ नहीं, टोटली ऐसे, नींद नहीं, कुछ नहीं, परफॉर्म करना है, क्या करें। कोट पहना, अभी मेरी एंट्री है, पहले एक ने एंट्री किया, दूसरे ने भी, थर्ड एंट्री मेरी है, फिर इंटरवल होगा, है ना। अब मैं आओगे, कोट पहना, सब कुछ किया, और शो के भी अनाउंसमेंट होने के पहले ही मैं आई डू दैट या आइटम किया, उसके बाद में फिर आके एग्जॉस्टेड पूरी तरह से। अच्छा, क्या अच्छा लगा, हाँ, अरे क्या मस्त हो गया, हाँ ठीक है, पता है, चलो फिर ढीला, फिर सेकेंड एंट्री में, क्योंकि मैं थका हूँ, रात को जागा हूँ, शूटिंग में भी बहुत थक के आया हूँ, वो जो है ना, ऐसा मैं करता हूँ। अभी तो नहीं, अभी तो खैर अलग है, वो टाइम पे इतना थका होता था। अभी मतलब आप इतनी एनर्जी डालते हैं वो आपके चाहिए परफॉर्मेंस में, और आप स्टेज पे आओगे जैसे कि बड़ा एहसान कर रहा है, टोनी लीवर, तो लोग जरा कंफ्यूज होते हैं, क्या हो गया भाई, कुछ घमंड आ गया इसको, क्या हो गया, या फिर पहले कुछ क्या स्टाइल है, क्या है। आप आइए, फ्रेश आइए, लोग आपको देख के हंसते हैं, तो आप भी हंसते आइए। सो दैट इज योर फेवरेट पार्ट, योर एंट्री आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। थैंक यू सो मच कि आपने इतना सब शेयर किया। आई एम रियली एनकरेज, इनफैक्ट ये वीकेंड मेरा शो है, तो ये जो इनकरेजमेंट है, जो पहली बार मेरी बेटी मेरा इंटरव्यू ले रही है,
वाह, गॉड ब्लेस यू बेटा, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपको अच्छा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत इनकरेज हुई हूँ। एंड मुझे लगता है कि ये इंटरव्यू देखकर बहुत लोग इनकरेज होंगे, इंस्पायर होंगे, और जो आज की जनरेशन है, जो फ्यूचर जनरेशन जिनको स्टैंड अप में आना है, एस्पायरिंग कॉमेडियंस हैं, उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। तो मुझे आपसे पूछना है आखिरी क्वेश्चन जाते जाते कि आगे के प्लान्स क्या हैं आपके? आपके 50 साल कंप्लीट हो गए स्टैंड अप के, लेकिन अभी आप क्या करना चाहेंगे? OTT पे कोई स्पेशल आप करना चाहेंगे या वर्ल्ड टूर करना चाहेंगे? हम आपसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बेहतरीन वर्ल्ड टूर करूँगा अगले साल या उसके बाद के साल करूँगा, और कुछ काम अच्छा ग्रेसफुली जो होता है वो करूँगा, उसके बाद आराम करूँगा। Yeah. आई वांट टू एंजॉय विथ यू मॉम। बट यू डोंट वांट टू डू लाइक एक OTT पे कोई एक स्पेशल, बिकॉज आजकल लोग घर बैठे देखना चाहते हैं स्टैंड और अप। भी मेरे जूनियर भाई लोग आने वाले हैं, वो करेंगे। अच्छा, ये सब में आया ऐसे आएंगे, बहुत से लोग आएंगे। ओके, उनको करने दो, हम ही करते रहेंगे हमेशा, ऑफ कोर्स। हमारे भाई लोगों को करने दो। यस, यस, एंड डैडी इज ऑलवेज एनकरेज न्यू पीपल। Yeah, आपने always. नए टैलेंट को बहुत तो encourage मुझे किया। हमारे सीनियरों ने कितना इनकरेज किया, हाँ, उन्होंने किया है, मुझे इनकरेज किया है, राइट। तो मैं भी करूँगा, मैं करता हूँ। यस, तो प्लीज़ अ लास्ट मैसेज टू आवर ऑडियंस, या जो भी सुन रहे हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया। दिस इज़ योर कैमरा, या दिस इज़ योर कैमरा। थैंक यू वेरी मच। ये इंटरव्यू मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी था। मुझे पता नहीं मेरी बेटी क्या मुझे पूछने वाली है, और जो भी है मैंने बोला, जो भी यहाँ से निकला भाई, यहाँ से निकला है। बस आप लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ, और बहुत प्यार दिया आप लोगों ने। मेरे पास शब्द नहीं है, आप लोगों का प्यार हमेशा ऊपर ही है। और जितने मेरे आर्टिस्ट भाई लोग हैं उनसे मैं यही कहूँगा, आप में टैलेंट है तो ज़रूर टैलेंट के साथ चलिए, उसके साथ न्याय कीजिए, और क्योंकि ये ऊपर वाले की देन है, उस पर दिल से काम करिए। ये ऑडियंस तक पहुंचाने वाला आइटम है। एक आपका जो टैलेंट है उन तक जानी चाहिए। एक मैसेज के तौर पे बहुत सारी बातें आपके थ्रू जाती हैं, तो वो चीज़ें उन तक पहुंचाओ, ये जिम्मेदारी है हम पर। तो स्टैंड अप आर्टिस्ट हो या एक्टर हो, कोई भी हो, आप लोग इसको एंजॉय कीजिए, मेहनत करिए, एंजॉय कीजिए। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।